हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 अर्थशास्त्र, जिसमें हम व्यष्टि अर्थशास्त्र देख रहे हैं, सीबीएसई क्लास 11th। तो इस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में चैप्टर नंबर 5 यानी कि बाजार संतुलन, इसका आज हम शुरुआत कर रहे हैं। इसको आज हम देखने वाले हैं और इस इंपॉर्टेंट चैप्टर का पहला टॉपिक यानी बाजार संतुलन क्या है और साम्य कीमत यानी कि संतुलित कीमत किसे कहते हैं, या यूं कहिए कीमत का निर्धारण कैसे होता है, इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज हम समझेंगे, जो एक बेहद खास और महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहां से हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। पर इससे पहले कि मैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करूं, एक बात का ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा हिंदी माध्यम में निःशुल्क पाते हैं। यहां 1 या 2 चैप्टर पढ़ने के बाद आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होता, आपको किसी तरह की यहां पर डिस्काउंट कूपन कोड की जरूरत नहीं पड़ती। सारी की सारी शिक्षा आपको बिल्कुल निःशुल्क दी जाती है। इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ स्टार्ट करते हैं ये इंपॉर्टेंट सेशन और समझते हैं कि बाजार संतुलन क्या है और साम्य कीमत का क्या अर्थ होता है। देखिए, हमने इसके पहले के जो चैप्टर किए हैं या पहले के जो सेशंस किए हैं, उसमें हमने उपभोक्ता का सिद्धांत देखा, हमने उत्पादन की प्रक्रिया देखी, हमने लागत देखा और अंत में हम पहुंचे थे किस पार्ट पर? अंत में हम पहुंचे थे बाजार पर। ठीक है, जो इसके पहले के चैप्टर्स में हम कर चुके हैं, मार्केट। इस बाजार पर जब हम पहुंचे थे तो हमने कई तरीके के बाजारों के स्वरूप को भी देखा। जैसे इसके पहले पूर्ण प्रतिस्पर्धा या पूर्ण प्रतियोगिता को देखा। चैप्टर नंबर 6 हम देखेंगे, पूर्ण प्रतियोगिता को भी देखेंगे। और हमने बाजार का थोड़ा अर्थ भी समझा था। तो बाजार का जब हमने अर्थ समझा तो वहां पर हमें दिखाई पड़ा कि भाई वहां पर एक 2 एलिमेंट बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, एक क्रेता और एक विक्रेता। ये 2 प्रमुख चीजें वहां पर दिखाई दे रही थी। भाई, एक खरीदने वाला है जिसको आप क्रेता या इसको उपभोक्ता भी कह सकते हैं, ठीक है, एक तो ये दिखाई पड़ा। और एक विक्रेता है जिसको आप फर्म भी कह सकते हैं या जिसको आप उत्पादक के श्रेणी में रख सकते हैं, प्रोड्यूसर। ठीक बात। तो ये हमने मोटी मोटी चीजें देखी थी। अब इसका अर्थ यह है कि जब आप बाजार की बात करेंगे, जब भी आप बाजार की चर्चा करेंगे, मार्केट की चर्चा करेंगे, तो आपको ये 2 चीजें प्रमुख रूप से दिखाई देंगी, यानी ये 2 चीजें मिलकर बाजार का निर्माण करती हैं। अब इसके एक कदम आगे की कहानी थोड़ी हमें समझनी है। एक कदम आगे की कहानी से मेरा अर्थ यह है कि बाजार हमने देख लिया, एक क्षेत्र जहां क्रेताओं और विक्रेताओं का आपस में सामंजस्य मेलजोल होता है। अब बात यह आती है कि इस बाजार में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है और वो होती है कीमत। ठीक बात है, यानी जाहिर सी बात है कि एक निश्चित समय काल में क्रेता विक्रेता मिलेंगे और जो मिलेंगे तो एक प्राइस भी तय करेंगे, किसी न किसी एक कीमत पर बातचीत होगी। तो आपके सामने अब 2 स्थितियां बनेंगी। एक कि भाई बाजार में संतुलन कैसे स्थापित होगा और बाजार में जो ये कीमत है ये निर्धारण कैसे होगा, यानी कीमत का निर्धारण। ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि भैया इस बाजार में जो कीमत डिसाइड होगा वो कैसे होगा। मान लीजिए कि अगर फर्म ने बोल दिया, जैसे 2 तरह की कहानियां निकल कर आई। एक कहानी ये निकल कर आई कि भाई जो उत्पादक है वो लागत को लगा रहा है, वो उत्पादन करने में बहुत सारी चीजों को खर्च कर रहा है, उत्पादन के साधनों का निवेश कर रहा है, तो उसकी जो सीमांत लागत है, जो मतलब एक अतिरिक्त बनाने के लिए जो खर्चा उसको लग रहा है, कम से कम उतना पैसा अगर उसके मिले तो वो बेचेगा। ठीक, तो उसने बोल दिया कि 50 रुपए में बेचेंगे प्रॉफिट ऐड करके। पर यह आवश्यक नहीं है कि जो उपभोक्ता है या जो क्रेता है वो उतने में खरीदने को तैयार हो जाए। यानी जो उत्पादक है वो तो अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहेगा और जो क्रेता है वो कम से कम पैसा देकर अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त करना चाहेगा। तो ये दोनों शक्तियां बड़ी जरूरी हैं। मतलब कीमत डिसाइड करने में अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही। कुछ ने कहा कि मांग जो क्रेता करेगा उस हिसाब से कीमत हो जाएगी, कुछ ने कहा कि उस पर विक्रेता बेचने को तैयार नहीं हुआ। तब फिर मार्शल जैसे और शास्त्रियों ने और कई लोगों ने मिलकर यह बात कही कि भाई देखिए, कीमत का जो निर्धारण होगा, कीमत जो डिसाइड होगी बाजार में, असल में वो मांग और पूर्ति दोनों के ही संतुलन से स्थापित होगी। यानी इस पूरी कहानी में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने आ जाएंगे 2 वस्तुएं, जिससे आप पूरा समझ जाएंगे बाजार का संतुलन और जो कुछ भी है, वो है मांग एवं पूर्ति। ठीक बात, यानी डिमांड और सप्लाई की शक्तियां, और यही मांग और पूर्ति कुल मिलाकर बाजार को संतुलन में लाएंगी और वहां पर एक कीमत का निर्धारण होगा। अच्छा, अब आपको यह पता है कि मांग कौन करेगा? क्रेता करेगा, उपभोक्ता करेगा, और पूर्ति कौन करेगा? तो वो उत्पादक करेगा। और जो वो लोग भी मांग करेंगे वो उसी कीमत पर मांग करेंगे कि उन्हें कम से कम देना पड़े, और जो उत्पादक होगा वो उस कीमत पर करेगा कि उसे अधिक से अधिक लाभ हो। इसलिए हमारे सामने 2 चीजें दिखाई पड़ती हैं। एक हमने क्या पढ़ा था? एक हमने पढ़ा था मांग का नियम। क्या पढ़ा था?
ये सारी चीजें आप रिकॉल कर लीजिए ताकि इस कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से समझ लें। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और पूरा ग्राफ पे बेस्ड चैप्टर है। और एक आपने पढ़ा था पूर्ति का नियम, पढ़ा था ना? हाँ सर पढ़ा था, तो ठीक है। क्या पढ़ा था? मांग के नियम में हमने ये पढ़ा था कि यदि वस्तु की कीमत घटेगी तो ज्यादा मांग होगी और वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो मांगी गई मात्रा घट जाएगी। यानी कीमत और मांग का उल्टा संबंध होता है। यानी तो मांग कौन करता है? मांग करता है उपभोक्ता। तो उपभोक्ता या क्रेता ये चाहेगा कि कीमत कम से कम देनी पड़े। आ रही बात समझ में? और जो पूर्ति करता है वो कौन करता है? उत्पादक। और पूर्ति का नियम यह है कि अधिक कीमत पर अधिक पूर्ति होगी, कम कीमत पर कम पूर्ति होगी। अच्छा, अधिक कीमत पर अधिक पूर्ति क्यों होगी? क्योंकि वो ज्यादा लाभ कमाएगा ज्यादा कीमत में। तो ये पूर्ति कौन करता है? उत्पादक। तो ये उत्पादक और उपभोक्ता में क्या चलता रहता है? एक प्रतियोगिता चलती रहती है, एक लड़ाई चलती रहती है। फिर वो क्या करते हैं? एक ऐसे कीमत पर एग्री हो जाते हैं जिस पर वो पूर्ति करने को भी तैयार है और उपभोक्ता मांग करने के लिए भी, खरीदने के लिए भी तैयार है। और वहां उस कीमत को हम बोल देते हैं साम्य कीमत। साम्य कीमत यानी जिस कीमत पर उसकी मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो जाए, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अभी डिटेल में मैं आपको ग्राफ से समझाऊंगा। इक्विलिब्रियम प्राइस। और इसी सिचुएशन को बोलते हैं बाजार संतुलन। जब दोनों एग्री हो गए एक कीमत पर, बाजार संतुलन यानी मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक, ये कंडीशन आपके सामने आ जाती है। अब ये पूरी कहानी क्या है, कैसे ये चीजें बनती हैं, आइए इसको डिटेल में देख लेते हैं, समझ लेते हैं। बड़ी आसानी से ये चीजें समझ में आ जाएंगी। आपके सामने ये हेडिंग न देकर ऐसा भी आ सकता है कि साम्य कीमत का निर्धारण कैसे किया जाता है, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे होता है, तो भी आप यही चीजें बताएंगे। देखिए, बाजार की वह अवस्था जहां वस्तुओं की मांग एवं पूर्ति बराबर हो जाए वह बाजार संतुलन कहलाता है। यानी अ कंडीशन, अ सिचुएशन इन द मार्केट under which the demand and supply both becomes equal। जहां पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो जाएं वो बाजार संतुलन कहलाता है। जिस कीमत पर बाजार संतुलन होता है वह साम्य कीमत होती है। अच्छा, मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो गए। मान लीजिए उपभोक्ता ने 50 क्विंटल गेहूं मांगा और जो उत्पादक है वो भी क्या कर रहा है? वो भी 50 क्विंटल गेहूं उसको दे रहा है। अब ये लेन देन किसी न किसी कीमत पे होगा, ठीक है? 1000 रुपए क्विंटल, 2000 रुपए क्विंटल, जो भी कीमत लगाई जाए। तो ये जो कीमत होगी जहां पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो जाए वो साम्य कीमत कहलाती है। तो बाजार संतुलन का अर्थ ये हो गया एक ऐसी स्थिति जहां पर उपभोक्ता की मांग और उत्पादक की पूर्ति दोनों बराबर हो और जिस कीमत पर वो दोनों बराबर, तो जो इस स्थिति को बाजार संतुलन कहते हैं और जिस कीमत पर दोनों बराबर हो उसे साम्य कीमत कहते हैं। अब सबसे रोचक बात यहां पर आएगी कि इसे आप दिखाते हैं एक ग्राफ के माध्यम से। ये एक्स, ये वाई, ये होती है कीमत वाई एक्सिस पर और ये होता है आपकी मांग एवं पूर्ति, या इसको मात्रा आप लिख सकते हैं। ठीक, तो ये मांग वक्र ऐसा होता है। मांग वक्र ऊपर से नीचे की ओर क्यों होता है बताइए जरा, तो नीचे की ओर ढलात्मक क्यों होता है? क्यों? क्योंकि मांग और कीमत में उल्टा संबंध है। जितना हाई कीमत होगा उतनी क्वांटिटी मांग की कम होगी, जितना कीमत नीचे आएगा उतना क्वांटिटी ज्यादा होगा। और ये पूर्ति वक्र होता है क्योंकि यहां मांग और कीमत, पूर्ति और कीमत में सीधा संबंध होता है। तो ये मांग वक्र है और ये डिमांड वक्र है। अब ये जहां एक दूसरे को काटते हैं वहां पे जो कीमत होती है, प्राइस, वो क्या कहलाती है? साम्य कीमत कहलाती है। और जो ये मात्रा होती है, क्वांटिटी जो होती है, जीरो है, ये जो क्यू है क्वांटिटी, ये साम्य मात्रा कहलाती है। और ये जो बिंदु है, मान लीजिए ई बिंदु, ये कहलाता है बाजार संतुलन, यानी या इक्विलिब्रियम या संतुलित बिंदु। ठीक, तो इस चित्र के माध्यम से आप कंडीशंस को समझ सकते हैं। दिए गए चित्र में देखिए, एग्जाम में आपको कैसे बताना होता है। दिए गए चित्र में मांग वक्र और पूर्ति वक्र एक दूसरे को ई बिंदु पर काट रहे हैं, इसलिए ई बिंदु ऐसा बिंदु है जहां पर वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति दोनों बराबर है, इसलिए इसे हम बाजार का संतुलन बिंदु कहेंगे। ठीक, वो कीमत पी पर एक दूसरे को काट रहे हैं, इसलिए पी जो है वो साम्य कीमत हो जाएगा, या ओपी कह सकते हैं। ओपी जो है वो साम्य कीमत कहलाएगा। ओक्यू जो है वो साम्य मात्रा कहलाएगी। ये चीजें आप यहां से बता सकते हैं। सो ओपी ये हो गया साम्य कीमत। इस तरह आप ग्राफ बनाएंगे, इसलिए मैं ग्राफ सामने आपको बनाता हूं ताकि आपको रटना ना पड़े, कोई फिगर देख के आप कंफ्यूज ना रहे। ठीक बात। ओक्यू जो है वो साम्य मात्रा, इसमें परिवर्तन होंगे आगे, इसलिए अभी से आप समझ लीजिए साम्य मात्रा। ठीक है, और बिंदु ई पर तो संतुलन आप देख ही रहे हैं।
तो ये कहानी है एक ऐसी स्थिति जहां पर वस्तु की मांग वस्तु के पूर्ति के बराबर हो जाए। तो ये कहानी चल रही है। अच्छा, आगे चलते हैं। अगर हम आगे चलें तो साम्य कीमत क्या है? किसी वस्तु का मूल्य उस बिंदु पर निर्धारित होता है जहां पर की मांग एवं पूर्ति शक्तियां आपस में बराबर हो जाती हैं। ठीक, तो अभी हमने मांग और पूर्ति शक्ति देखा था, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो वो साम्य कीमत कहलाएगी। ठीक है। अच्छा, इसी मूल्य को साम्य कीमत कहते हैं। इस प्रकार साम्य कीमत वह कीमत है, ध्यान से समझिए, जिस पर की वस्तु की मात्रा जो विक्रेता बेचने को इच्छुक है उस मात्रा के बराबर होती है जो क्रेता खरीदना चाहता है। तो जितना परचेजर खरीदना चाह रहा है, अगर उतना ही डिमांड करने वाला जितना मांगना चाह रहा है उतना ही परचेजर सप्लाई कर दे, सॉरी, परचेजर जितना खरीदना चाह रहा है उतना ही सप्लायर सप्लाई कर दे, तो वो जिस कीमत पर, तो वो साम्य कीमत कहलाती है। तो यह वह कीमत है जो बाजार को साफ कर देती है। अच्छा, अब यहां ध्यान से समझिए, यहां क्या है? संतुलित कीमत के निर्धारक तत्व क्या है? मांगी गई मात्रा या वस्तु की मांग। ठीक, और ये किसके बराबर होगी? पूर्ति की मात्रा या वस्तु की पूर्ति। ठीक बात है। तो जब आपकी डिमांड, किसी भी वस्तु की मांग और उसकी पूर्ति दोनों बराबर हो जाए तो ये जिस कीमत पर होंगे उस कीमत को हम क्या बोलेंगे? संतुलित कीमत कहेंगे। और ये हेडिंग आपसे पूछ सकता है कि संतुलित कीमत के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, यानी व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक बात है। तो क्या होगा? पूर्ति की मात्रा और मांग, जहां पर दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाए। किसी वस्तु का मूल्य उस बिंदु पर निर्धारित होता है जहां पर की मांग और पूर्ति शक्ति आपस में बराबर हो जाए। तो ये मांग है, ये पूर्ति है, जिस बिंदु पर जिस कीमत पर ये बराबर हो गए वो कीमत क्या होगी? साम्य कीमत कहलाएगी। और इसे ही साम्य कीमत कहते हैं। इस प्रकार साम्य कीमत वह कीमत है जिस पर वस्तु की मात्रा जो विक्रेता बेचने को इच्छुक है उस मात्रा के बराबर होती है जो क्रेता खरीदना चाह रहा है। सिंपल सी बात है। साम्य कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति की शक्तियां करती हैं। ये ध्यान रखिएगा कि कौन कौन सी शक्तियां साम्य कीमत का निर्धारण करती हैं। तो फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एस्टेब्लिशेस और डिटरमाइंस द इक्विलिब्रियम प्राइस। मांग और पूर्ति की शक्तियों का मतलब क्या है? मांग और पूर्ति की शक्तियों का मतलब यह है कि किसी वस्तु की एक निश्चित मांग होगी, किसी वस्तु की एक निश्चित पूर्ति होगी, और उन्हीं दोनों के कारण यह साम्य कीमत डिसाइड होता है। आगे मैं आपको और इसमें कई तरह के प्रकार पढ़ाऊंगा कि कई बार मांग ज्यादा हो जाए, पूर्ति कम रह जाए, पूर्ति ज्यादा हो जाए, मांग कम रह जाए, तो ये शक्तियां कैसे साम्य कीमत को प्रभावित कर देती हैं, ये भी बड़ी जरूरी है। अभी तो आपने देख लिया कि मांग और पूर्ति दोनों यहां पे बराबर हैं। हो सकता है एक में वृद्धि हो जाए तो मांग वक्र आगे बढ़ जाए, मांग वक्र पीछे चला आए, या पूर्ति वक्र आके पीछे हो जाए। तो भैया वहां पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा संतुलित कीमत पर, यह बड़ा आवश्यक है। अच्छा, एग्जामिनेशन में बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये चैप्टर एक पर्टिकुलरली एक ऐसा चैप्टर है जहां पर ग्राफ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आपसे जिस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाए सीधा आप ग्राफ खींचिए और ग्राफ के माध्यम से आप आंसर निकाल लेंगे। मैं आगे आपको कराऊंगा इस चैप्टर में अलग अलग टॉपिक में। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर आपसे पूछ देता है कि यदि पूर्ति स्थिर रहे और मांग बढ़ जाए तो साम्य कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आपको याद ही नहीं आ रहा तो कुछ मत करिए, मांग और पूर्ति को बराबर करिए, और आपको पता है कि पूर्ति स्थिर है और मांग अगर बढ़ जाएगी तो मांग वक्र दाईं ओर खिसकती है, इसको दाईं ओर खिसका दीजिए। पहले यहां मिलते थे, अब दोनों यहां मिल रहे हैं, तो कीमत पहले से ऊपर हो गई, बस आपको आंसर निकल जाएगा। तो इस तरह की चीजें मैं आपको समझाऊंगा, आप चिंता मत करिए। तो ये ग्राफ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो मांग और पूर्ति की शक्तियों के बारे में समझना जरूरी है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। किसी वस्तु की मांग उपभोक्ताओं द्वारा की जाती है। उपभोक्ता किसी वस्तु की मांग उस वस्तु में निहित उपयोगिता के कारण करता है। उपभोक्ता वस्तु का कितना मूल्य देगा यह वस्तु की सीमांत उपयोगिता पर निर्भर करता है। मैंने अभी आपको बताया था वस्तु की सीमांत उपयोगिता का मतलब क्या है कि एक अतिरिक्त वस्तु अगर वो खरीद रहा है या उपभोग कर रहा है तो उसको कितनी संतुष्टि प्राप्त हो रही है। अब कोई मान लीजिए पेन है, अभी एक अलग पेन लेकर मैं थोड़ा लिखना चाह रहा हूं, अब मैं लिखना चाह रहा हूं थोड़े सेटिस्फेक्शन के लिए, कीमत लगा दीजिए 1000, क्या मैं खरीदूंगा? बोलूंगा छोड़ो यार हटाओ। तो जितना मेरी सीमांत उपयोगिता है अगर उतना मैं खर्च करने को, उतना तक कीमत अगर ली जाए तब तो मैं मांग करूंगा, नहीं तो मैं मांग नहीं करूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उपभोक्ता किसी भी दशा में वस्तु की सीमांत उपयोगिता से अधिक मूल्य नहीं देगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एक उपभोक्ता वस्तु को खरीदते समय अधिकतम कितने तक की मूल्य दे सकता है, तो आप बता सकते हैं ऑप्शंस में, तो सीमांत उपयोगिता के बराबर तक। इस प्रकार उपभोक्ता के लिए वस्तु की सीमांत उपयोगिता वस्तु के मूल्य की अधिकतम सीमा निर्धारित करती है। बिल्कुल ठीक बात। तो अगर उपभोक्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो वस्तु, किसी भी वस्तु के लिए उसकी अधिकतम कीमत की सीमा होगी वो सीमांत उपयोगिता के बराबर होगी, उससे ज्यादा वो नहीं हो सकती। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। मांग के नियम के अनुसार प्रायः ऊंचे मूल्य पर वस्तु की कम मात्रा और नीचे मूल्य पर वस्तु की अधिक मात्रा मांगी जाती है।
तो अगर मान लीजिए अधिक मूल्य है तो अधिक मात्रा, कम मूल्य है तो कम मात्रा मांगी जाएगी। बाजार मांग अनुसूची के आधार पर मांग वक्र प्राप्त हो जाता है जो कि बाएं से दाएं ओर नीचे हुए गिरता है। तो मांग वक्र कैसा होता है? बिल्कुल ऐसा होता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये आपको दिखाई पड़ता है। यहां अगर आप ले लीजिए कीमत और यहां ले लीजिए आप मांग, तो आपको इस तरह का मांग वक्र दिखाई दे देगा, ठीक है ना। और ये मांग वक्र आपको क्या दिखा रहा है कि अगर मान लीजिए कीमत यहां है तो क्वांटिटी केवल यहां तक रहेगी, यहीं तक, देखिए यहां से यहां तक। लेकिन जैसे आप कीमत को नीचे लाएंगे, अगर कीमत को आप यहां ले आए तो देखिए इसके सामने यहां से यहां तक, यानी इतना लंबा क्वांटिटी वो मांग कर लेगा। आ रही बात समझ में? तो जितनी ज्यादा कीमत होगी उतना कम मांग, जितनी कम कीमत होगी उतना ज्यादा मांग, क्योंकि कभी भी वो अपने सीमांत उपयोगिता से ज्यादा मांग, ज्यादा कीमत देकर डिमांड नहीं करेगा। तो ये तो मांग शक्ति हो गई किसी भी चीज के लिए। अच्छा, पूर्ति शक्ति किसके द्वारा? अच्छा, मांग उपभोक्ता के द्वारा की जाती है, पूर्ति किसके द्वारा की जाती है? तो पूर्ति की जाती है उत्पादकों के द्वारा या प्रोड्यूसर्स के द्वारा, ठीक। अच्छा, जब प्रोड्यूसर के द्वारा पूर्ति की जाती है तो वस्तु के उत्पादन में क्योंकि उत्पादकों को कुछ लागतें वहन करनी पड़ती हैं, इसलिए वह अपनी वस्तु का मूल्य कम से कम सीमांत लागत के बराबर अवश्य प्राप्त करना चाहेगा। अब देखिए दो चीजें यहां पर हैं। अगर आप उपभोक्ता को देखें, देखिए अगर आप उपभोक्ता को देखें तो वो मांग किस कीमत पर पड़ेगा? मांग की कीमत किस कीमत पर मांग करेगा? तो अधिक से अधिक सीमांत उपयोगिता के बराबर, ठीक है। किसी भी वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता होगी उसके बराबर ही वो कीमत चुकाएगा, उससे अधिक नहीं वो दे सकता है। अच्छा, यही बात अगर उत्पादक की करें तो उसका जो कीमत होगा वो कीमत क्या होनी चाहिए? कम से कम कितनी होनी चाहिए? कम से कम आप ये कह सकते हैं कि जो सीमांत लागत है, जो मार्जिनल कॉस्ट है इसकी, कम से कम उतनी होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे हमने अभी यहां देखा कि वो कम से कम कितनी हो जाएगी? वो कम से कम वस्तु के सीमांत लागत के बराबर होनी चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे यहां? कम से कम सीमांत लागत के बराबर, सीमांत लागत के बराबर। तो ये ध्यान रखिए क्या होगा? तो मांग जो है, उपभोक्ता जो मांग के लिए पैसा देगा वो अधिक से अधिक इसकी सीमांत उपयोगिता के बराबर होगी, और जो उत्पादक होगा वो कम से कम अपनी सीमांत लागत तो जरूर निकालना चाहेगा, ये ध्यान रखिए। तो वस्तु के उत्पादन में क्योंकि उत्पादकों को लागतें वहन करनी पड़ती हैं, इसलिए कम से कम वो सीमांत लागत से कम रुपए में नहीं मांगेंगे। अब ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ये इसलिए बता रहा हूं कि देखिए मांग वाली स्थिति क्या रहती है, पूर्ति वाली स्थिति क्या रहती है, और जहां पर दोनों एक दूसरे को एकोमोडेट कर लेते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ किसी एक कीमत पर एग्री हो जाते हैं, वहां साम्य कीमत हो जाती है। इस प्रकार सीमांत लागत किसी वस्तु के मूल्य की निम्नतम सीमा बताती है, ठीक है ना। तो सीमांत उपयोगिता जो है वो किसी वस्तु के मूल्य की अधिकतम सीमा बताती है, और सीमांत लागत किसी वस्तु के मूल्य की निम्नतम सीमा बताती है, मतलब कम से कम इतना कीमत रहेगा। और सीमांत उपयोगिता क्या बताती है? कम से कम अधिक से अधिक उतना कीमत रहेगा। पूर्ति के नियम के अनुसार ऊंची कीमत पर वस्तु की अधिक मात्रा और नीचे की कीमत पर वस्तु की कम मात्रा प्रस्तुत की जाती है। इसलिए जो पूर्ति वक्र होता है वो कैसे होता है? वो ऐसा होता है। तो ये आपका सप्लाई कर बनेगा, और डिमांड कर तो ऐसा होता ही है। तो जहां एक दूसरे को कट करते हैं वहां पर साम्य कीमत बनती है, ठीक है। अब साम्य मूल्य का निर्धारण कैसे होगा? तो उपभोक्ता वस्तु की कीमत उसकी सीमांत उपयोगिता से अधिक नहीं देगा, और उत्पादक वस्तु की कीमत उसकी सीमांत लागत से कम नहीं लेगा। अतः वस्तु की कीमत इन दोनों सीमाओं के बीच कहीं निर्धारित होगी। बिल्कुल ठीक बात। मान लीजिए किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता 30 है और किसी वस्तु की सीमांत लागत मान लीजिए लेट सपोज वो 40 है, तो इन दोनों के बीच में कहीं 38 रुपए, या हो सकता है कि ये, अच्छा इसमें ये प्रॉफिट जोड़ेगा तो इसको आप मान लीजिए 45 बोलना चाहे, तो यहां क्या होगा? 30 और 45 के बीच कहीं 42, 43 इस तरह का वो एक प्राइस जो है डिसाइड होता है, और उसी को साम्य कीमत कहते हैं। तो प्रत्येक क्रेता इस बात का प्रयास करता है कि उसे वस्तु की कम से कम कीमत चुकानी पड़े, और वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होगी जहां पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा और वस्तु की पूर्ति की मात्रा आपस में बराबर हो जाए, यानी एक ऐसी कीमत
जिस कीमत पर बेचने वाला भी रेडी है, खरीदने वाला भी रेडी है, तो उसे हम साम्य कीमत कहेंगे। और अपने एग्जामिनेशन में, अपने परीक्षा में आप इसको इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है, ऐसे दिखाएंगे एक्स वाई, कई बार करा चुका हूं मैं, फिर एक बार बना देता हूं फाइनल में। कीमत यहां ले लीजिएगा, यहां मात्रा ले लीजिएगा पूर्ति और मांग की, यहां ओ ले लीजिएगा, ये आपका मांग वक्र, ये आपकी पूर्ति वक्र, एक दूसरे को जहां काटते हैं जिस कीमत पे, वो पी हो जाएगा, और ये जो क्वांटिटी है ये क्यू हो जाएगी। और जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, अच्छा ये जरूर डी डी कर्व लिख दीजिएगा, ये मांग वक्र है, ये पूर्ति वक्र है, ये ई बिंदु है, ठीक है। तो यहां पर ओपी बराबर साम्य मूल्य, ठीक है, और यहां पर ओ क्यू बराबर साम्य मात्रा, और ई बराबर बाजार संतुलन, ठीक है। कम से कम आप इस तरह भी अगर दिखा देंगे तो यहां पर कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं है, ठीक है। तो P एक ऐसी कीमत है जिस पर पूर्ति और मांग दोनों जो है वो बराबर हो जाएंगे, और इसे हम साम्य मूल्य कहेंगे, या साम्य कीमत का निर्धारण इसको कहा जाता है, ठीक है। आ गई बात समझ में, कोई डाउट तो नहीं है। अब अगर आप इसको एक टेबल से दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, और बिल्कुल दिखाइएगा एग्जाम में। मान लीजिए ये मांग की मात्रा है 100, 125, 150, 175, 200, ये कीमत है 5, 4 अलग अलग कीमतों पर अलग अलग तरह की मांग है, और पूर्ति है। तो कीमत तो घटेगी तो मांग तो बढ़ती जा रही है, लेकिन पूर्ति घटती जाएगी, क्योंकि पूर्ति का नियम और मांग का नियम आप जानते ही हैं। लेकिन ये 3 रुपए एक ऐसी कीमत है, ये जब वो कीमत 3 रुपए होती है तो एक ऐसी कीमत होती है जहां पर उत्पादक की पूर्ति और उपभोक्ता की मांग दोनों बिल्कुल बराबर हो जा रहे हैं, ठीक बात है। यानी ये एक ऐसी बिंदु है जिसके ऊपर क्या है, यहां पर पूर्ति आधिक्य है और मांग कम है, और यहां क्या है, यहां अधिमांग है और पूर्ति कम है। तो ये अतिरिक्त मांग वाला सिचुएशन है ये वाला, और ये अतिरिक्त पूर्ति वाला सिचुएशन है। लेकिन यहां पर मांग और पूर्ति बराबर है, तो ये जो कीमत होगी वो साम्य कीमत कहलाएगी। यानी कुल मिला के एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति जहां पर मांग और पूर्ति दोनों ही बराबर हो जाएं, उस कीमत को हम साम्य कीमत कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये बहुत हायर क्लासेस तक पूछा जाता है, आगे बात समझ में। और इसमें ग्राफ का अगर आप पैटर्न सीख गए, जैसे मैंने आपको कर्व और ग्राफ बना के दिखाया था, तो आप फिर आसानी से यहां से निकल जाएंगे। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बाजार संतुलन और साम्य कीमत को समझ गए हैं कि भैया साम्य कीमत क्या होती है, तो जहां पर वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर हो जाए। अब मैं एक हुक छोड़कर ये टॉपिक खत्म करूंगा, जिसको हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे कि भैया साम्य कीमत पर मांग और पूर्ति के परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। आगे हम यही देखेंगे। तो हमने एक सिचुएशन तो देख ली, हमने ये सिचुएशन देख ली कि भैया जहां पर ये दोनों बराबर हो जाएंगे, उस सिचुएशंस में क्या हो जाएगा, जहां पर ये दोनों बराबर होते हैं उस सिचुएशन में ये साम्य कीमत तय हो जाता है। लेकिन एक सिचुएशन आएगी जब इस मांग और पूर्ति में परिवर्तन होगा, और जब मांग और पूर्ति का परिवर्तन होता है तो साम्य कीमत का भी आपस में परिवर्तन होता है। जैसे मान लीजिए कि पूर्ति वहीं रह गई और मांग बढ़ जाए, मांग वहीं रह जाए और पूर्ति बढ़ जाए। ठीक उल्टा करिए, पूर्ति वहीं रह जाए, मांग घट जाए, या मांग वहीं रह जाए, पूर्ति घट जाए, या दोनों बढ़ जाएं, दोनों घट जाए। तो ये अलग अलग स्थितियां हैं, जिन स्थितियों को आप आसानी से ग्राफ के माध्यम से भी निकाल सकते हैं और आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम अगले टॉपिक में करेंगे। जैसे यहां पर बताया गया है कि कीमत कभी भी एक जैसे नहीं रहती है, साम्य कीमत पर मांग और पूर्ति की शक्तियों निर्धारित करती हैं। इसलिए मांग और पूर्ति में परिवर्तन होने से मांग वक्र और पूर्ति वक्र भी परिवर्तित होते हैं, और मांग वक्र और पूर्ति वक्र परिवर्तन होने से साम्य कीमत भी परिवर्तित होगा। तो अब कैसे होगा, क्या होगा, ये डिटेल में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। पर हां, मांग वक्र में कैसे परिवर्तन होता है ये मैंने आपको पढ़ा दिया है पहले ही। कुछ याद आया कि मांग में वृद्धि होगी तो मांग वक्र कैसे होगा, मांग में कमी होगी तो मांग वक्र कैसा रिएक्ट करेगा। जैसे मांग में वृद्धि होती है तो बताइए क्या होता है, ये मांग है, अगर मांग में वृद्धि होगी तो क्या हो जाएगा, दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा, कमी होगा तो बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक उल्टा आप पूर्ति का ले लीजिए, ये पूर्ति वक्र है, पूर्ति बढ़ती है तो ये दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है, घटती है तो बाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। इसके शिफ्ट होने से साम्य कीमत पर प्रभाव पड़ेगा। अब वो कैसा और कहां प्रभाव पड़ेगा, इसको डिटेल में हम अगले सेक्शन में देखेंगे, ढंग से समझेंगे। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। मैं बहुत डिटेल में आराम से चीजों को करा रहा हूं ताकि कोई आपको कंफ्यूजन ना हो। कंप्लीट चैप्टर रिवीजन में तो एक बार आप देखेंगे ही, इसमें कोई डाउट या परेशानी। देखा है कि अगर मांग और पूर्ति की शक्तियां काम करती हैं तभी बाजार में साम्य कीमत का निर्धारण होता है। ये मैंने आपको पहले वाले टॉपिक में बताया, उसी को बाजार संतुलन भी कहते हैं।
अब बात ये आती है कि बाजार संतुलन की जो स्थिति है वो बिगड़ भी सकती है। जैसे आपके जीवन है, आपके जीवन में एक संतुलन का समय आता है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि वो संतुलन हमेशा ही कायम रहे। जैसे मान लीजिए आपका आय और व्यय है ना, आपका इनकम है और आपका खर्चा है, दोनों को आप बराबर रख रहे हैं तो आपके जीवन में संतुलन है। लेकिन आय और व्यय दोनों में से कोई पहिया गड़बड़ाया तो क्या हो जाएगा, संतुलन खराब हो जाएगा। उसी तरह हम लोगों ने बहुत स्पष्ट रूप से देखा हुआ है कि जो साम्य कीमत होती है, जो साम्य कीमत होती है वो कहां पर डिसाइड होती है, जहां वस्तु की मांग उसकी पूर्ति के बराबर हो जाए। यही हमने पढ़ा है ना प्रीवियस वाले टॉपिक में, बहुत महत्वपूर्ण रूप से डिटेल में मैंने दिखाया है। जिसने भी वो टॉपिक नहीं देखा प्लीज देख लीजिएगा। तो ये तो हमें समझ में आ गई थी बात। लेकिन अब एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि भैया ये जो मांग और पूर्ति है इसमें से कोई एक बढ़ जाए या कोई एक घट जाए। ठीक है, ऐसी कंडीशन हो सकती है। और जब ये कंडीशन आएगी इसका मतलब होगा कि मांग और पूर्ति में परिवर्तन हो रहा है, और मांग और पूर्ति में जो परिवर्तन है वो हमेशा संतुलन कीमत पर या साम्य कीमत पर अपना प्रभाव डालेगा। इट मींस कि इफ द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई आर डिटरमाइनिंग द इक्विलिब्रियम प्राइस, then in any case if the forces of any of the forces of demand and supply changes, then it will be affecting the equilibrium price. तो अगर मांग और पूर्ति की शक्तियां मिलकर कीमत का निर्धारण कर रही हैं तो मांग और पूर्ति में से किसी एक में परिवर्तन हो या दोनों में परिवर्तन हो, एक में कम एक में ज्यादा हो या दोनों में बराबर का परिवर्तन हो, तो कुछ ना कुछ तो उसका प्रभाव दिखाई पड़ेगा। कभी कभी शून्य प्रभाव भी होता है और कभी कभी कुछ ज्यादा ही प्रभाव दिखाई पड़ता है। हमें वो प्रभाव ही पढ़ना है। हमें यही पढ़ना है कि अगर संतुलन कीमत स्थापित नहीं है तो उसका कारण क्या है, और संतुलित कीमत का एक्चुअल मतलब क्या है, एक्चुअल संतुलित कीमत में होने वाले परिवर्तन का मतलब क्या है, और कैसे मांग और पूर्ति जब घटते बढ़ते हैं तो संतुलित कीमत को चेंज करते हैं। अब मैं आप इसके पहले देखिए, ये तो मैं आपको लाइन बाय लाइन समझा ही दूंगा। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि जब मांग एवं पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन होता है तो बाजार में साम्य कीमत पर प्रभाव पड़ता है, और यह प्रभाव अलग अलग स्थितियों में अलग अलग प्रभाव अलग अलग प्रकार से देखने को मिलता है। अब उन सभी स्थितियों की मैं चर्चा अभी आगे करूंगा, लेकिन हम यहां पर बेसिकली इससे पहले कि इन टॉपिक्स को देखें, मैं आपको सिंपल तरीके से, जैसा हर बार हम करते हैं, मैं आपको अलग से समझा देता हूं कि असल में ये मामला चलता कैसा है। ध्यान से समझिएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, जैसे मान लीजिए, लेट सपोज हमें देखना क्या है इस टॉपिक में, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब मान लीजिए कि मान लीजिए ये आपका पूर्ति है और ये आपका मांग है। अब दोनों ने एक दूसरे को कट किया है इस बिंदु पर। ठीक, ये आपको बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ने इस बिंदु पर कट किया है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपका एक्स अक्षांश, ठीक है, ये आपका एक्स अक्षांश, ये आपका वाई अक्षांश, ये क्लियर है। और ये क्या है, ये प्राइस पी है। ठीक है, और ये जो बिंदु है ये है ई। अब इसका मतलब क्या है, ये जो बिंदु ई आपको दिखाई पड़ रहा है, इसको थोड़ा जगह छोड़ते हैं इसके लिए। ये बिंदु ई दिखाई पड़ रहा है आपको, ये बाजार संतुलन है या संतुलन बिंदु है। और ये जो ओपी है, मतलब ये यहां पर ओ ले लेते हैं और एक लाइन और यहां पर खिंच जाएगी। ठीक है, क्यू। अब देखिए, दो चार चीजें बहुत स्पष्ट है, मैंने पहले टॉपिक में बताया था। तो जिस बिंदु पर मांग, ये दिस इज सप्लाई कर्व एंड दिस इज डिमांड कर्व, इसी तरह आपको फिगर बनाना है। देखिए एग्जाम में तभी आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। अब ये एक ऐसी स्थिति है जहां पर बाजार बिल्कुल संतुलन में है। ये जो ओपी है, ये ओपी आपका संतुलित कीमत है या साम्य कीमत, जो भी आप कह लीजिए। और ये जो ओक्यू है, ये आपका साम्य मात्रा है, जिसको आप बोलते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। दोनों चीजें क्लियर हो गई। अच्छा, अब एक चीज आप समझ के चलिए कि अगर इस मांग और पूर्ति में कोई भी परिवर्तन होता है तो आपके साम्य कीमत पर तुरंत प्रभाव पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर परिवर्तन का मतलब क्या है। अब देखिए, यह भी बहुत समझ लेना जरूरी है। जैसे मान लीजिए, सारे आप कंसेप्ट्स को क्लियर रखिए, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलता हूं मांग में परिवर्तन, अब याद करिए, डिमांड वाला चैप्टर याद करिए। अगर मैं आपसे बोलता हूं मांग में परिवर्तन, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया मांग का बढ़ना, मांग का बढ़ना, ठीक, और मांग का घटना, दोनों हो गया ना। या मांग की वृद्धि और मांग की कमी, ऐसे कर सकते हैं। मांग की वृद्धि और मांग में कमी, ठीक, ये दोनों कंडीशन आएगी। ऐसे ही मैं आपसे बोलूं पूर्ति में परिवर्तन, पूर्ति में
परिवर्तन, ध्यान रखिए संचलन नहीं कहा है, परिवर्तन कहा है, यानी जो कीमत के अतिरिक्त अन्य कारणों से पूर्ति घटेगी बढ़ेगी या मांग घटेगी बढ़ेगी। तो सेम कंडीशन यहां भी आएगी, यहां क्या आएगी, पूर्ति में वृद्धि या पूर्ति में कमी, ये दो कंडीशन आएगी, ठीक। या तो पूर्ति में वृद्धि होगी या पूर्ति में कमी होगी, यहां मांग में वृद्धि होगी या मांग में कमी होगी। अच्छा, हमने ये सिचुएशन बहुत अच्छे से देखी है कि जब भी मांग में वृद्धि या मांग में कमी होती है तो मांग वक्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, पूर्ति में वृद्धि या कमी होती है तो पूर्ति वक्र में क्या प्रभाव पड़ता है। तो वृद्धि के केस में हमेशा मांग वक्र कहां जाती है, दाईं ओर, ठीक, और कमी के केस में मांग वक्र कहां आती है, बाईं ओर, ये भी हमने देखा हुआ है। ठीक उसी प्रकार जब पूर्ति में वृद्धि होती है, तो ये तो मांग में वृद्धि और मांग में कमी थी, जब पूर्ति में वृद्धि होती है तो मांग वक्र कहां आती है, दाईं ओर, और कमी में कहां आती है, बाईं ओर। ठीक बात, बिल्कुल कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। बस अब आपको यही चीजें लेकर चलनी है। अब क्या होगा, तो ये कंडीशन पे आ जाइए। तो मान लीजिए मैं आपसे ये कहता हूं, मैंने आपसे ये कहा कि मांग जो है वो अपने आप में स्थिर है, मांग जो है वो अपने आप में स्थिर है और पूर्ति बढ़ रही है। चलिए पूर्ति को जरा चेंज करके देखते हैं। तो हम सबको पता है कि अगर पूर्ति बढ़ेगी, हम सब जानते हैं कि अगर पूर्ति बढ़ेगी तो कहां जाएगी, दाईं ओर जाएगी। तो मान लीजिए एक नया पूर्ति वक्र दाईं ओर बन गया, यहां पर बन गया एक नया पूर्ति वक्र, ठीक, ये एक S1 बन गया। अब ध्यान से देखिए, पहले ये पूर्ति वक्र इस ई बिंदु पर मांग वक्र को काट रही थी तो कीमत ओपी था। जब पूर्ति वक्र बढ़ के दाईं ओर हो गई तो अब इन्होंने क्या करना शुरू किया, अब ये कहां काट रही है, अब ये यहां पे काट रही है, ठीक। यानी अगर पहले ये ई था तो अब ये E1 हो गया संतुलन बिंदु, ठीक, और ये क्या हो गया, ये हो गया P1, ठीक। पहले संतुलन कीमत P था, अब P1 हो गया। क्यों, क्योंकि यहां पर काट रही तो इसके सामने वाला कीमत P1 हो जाएगा। पहले संतुलित मात्रा OQ थी, अब एक नई संतुलित मात्रा बन जाएगी, ठीक है, और वो क्या बन जाएगी, वो क्या बन जाएगी, OQ1। ध्यान से समझिए कितने चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। तो अगर आपके सामने एक सिंपल सी सिचुएशन रखी गई, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर सिचुएशन पकड़ के आप ग्राफ बनाना जान गए तो बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चंस के आंसर दे देंगे। तो आपके सामने सिर्फ एक सिचुएशन रखी गई कि बाजार संतुलन में है और मान लीजिए अगर पूर्ति मांग को स्थिर कर दिया जाए और पूर्ति को बढ़ा दिया जाए तो संतुलित कीमत पर या संतुलित मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सीधा देख लीजिए, जैसे ही पूर्ति बढ़ेगी तो पूर्ति वक्र कहां आ जाएगी, दाईं ओर आ जाएगी। जब पूर्ति वक्र दाईं ओर आ जाएगी तो वो अब ई के जगह E1 पर मांग वक्र को काटेगी और E1 के सामने वाली कीमत साम्य कीमत हो जाएगी। तो पहले साम्य कीमत OP था, अब OP1 हो गया, और साम्य मात्रा OQ था, अब OQ1 हो गया। अच्छा, अंतिम प्रभाव क्या पड़ रहा है, अंतिम प्रभाव ये पड़ रहा है कि कीमत घट रही है और मात्रा बढ़ रही है, ठीक। बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप सिंपल लॉजिक भी लगाइए तो बाजार में अगर मांग जितनी की थी उतनी ही रखी जाए और खूब सप्लाई करते जाएं, खूब चीजों को मार्केट में भरते जाएं, तो जाहिर सी बात है उस चीज की कीमत अपने आप डाउन हो जाएगी और उस चीज की मात्रा मार्केट में बढ़ जाएगी, ठीक है। कोई इसमें दिक्कत है, लोग ज्यादा खरीदेंगे, ज्यादा उनके पास आ जाएगी। कोई समस्या आ रही है इसमें, कोई दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही है। अब आपको एग्जाम में करना क्या है, जैसे मैंने इस फिगर के बारे में समझाया है आपको हूबहू वैसा ही समझाना है। आगे मैंने लिखे हुए हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, वहां फिर आपको आसानी, अगर मैं डायरेक्ट वहां ले जाता तो आप कंफ्यूज हो जाते। तो आप लिखेंगे कि पहले स्थिति में ई बिंदु पर संतुलन था और उसके बाद सप्लाई बढ़ने के कारण जो पूर्ति वक्र है SS से S1 हो गई और उसने E1 बिंदु पर नया संतुलन स्थापित किया। E1 के सामने कीमत जो है P1 वो साम्य कीमत हो गई, तो OP1 साम्य कीमत हो जाएगा, नया साम्य कीमत हो जाएगा, और OQ1 नया साम्य मात्रा हो जाएगी। और अंतिम प्रभाव ये पड़ेगा कि कीमत घटेगी और साम्य संतुलन मात्रा बढ़ेगी। ये चीज आपको ऐसे लिखनी है। अच्छा, ठीक उल्टा मैं अगर आपको ये करने की कोशिश करूं, मैं आपसे ये बताऊं कि पूर्ति बढ़ने के बजाय घट गई। मैं सारे सिचुएशन सब आपको जल्दी जल्दी करा देता हूं ताकि आप बहुत आसानी से समझ जाएं, ठीक है। मैं ये बोलता हूं, ठीक है, मैं बोलता हूं ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये आपका पूर्ति वक्र, ये आपका मांग वक्र, ये संतुलन बिंदु P। अब मैं बोलता हूं कि लेट सपोज कि आपकी पूर्ति घट गई, मांग ज्यों की त्यों है, तो पूर्ति घट के बाईं ओर चली जाएगी। अच्छा, पहले ये था QO, अब क्या हो गया, अब इसने उसको यहां पे काटा, ठीक, Q1। पहले संतुलन बिंदु यहां था, इसके सामने वाली कीमत यहां थी, अब क्या हो गया, संतुलन बिंदु यहां बन गई, इसके सामने वाली कीमत
थोड़ी टेढ़ी हो जा रही है लाइन, एक सेकंड, क्या बन गई, P1। ठीक, तो अब आप बहुत ध्यान से समझिए, ये कहां चला गया, ये पहले S1 SS था, ये S1 S1 हो गया। यानी क्या स्पष्ट आपको दिखाई पड़ रहा है कि अगर मांग बिल्कुल समान रहे और पूर्ति घट जाए तो पूर्ति वक्र दाएं के बजाय अब कहां चली गई, बाईं ओर चली गई। और नया पहले साम्य बिंदु ये E था, अब ये यहां पर दोनों को काट रहे हैं तो E1 हो गया। और कीमत पहले OP था, अब ये OP1 ऊपर चला गया। तो अगर यहां स्पष्ट अंतिम प्रभाव क्या दिखाई पड़ रहा है कि अगर हम मांग को बिल्कुल स्थिर रखें और पूर्ति को बढ़ा दें, घटा दें, तो पूर्ति क्या है, बाईं ओर चली जाएगी और संतुलित कीमत भी पहले से बढ़ जाएगा। और बहुत सिंपल चीज है भाई, आप मांग को बिल्कुल चेंज ना करिए और पूर्ति को घटा दीजिए तो कीमत तो बढ़नी ही बढ़नी है। तो दूसरी सिचुएशन ये है। तीसरी सिचुएशन क्या बनेगी, इसको भी देख लीजिए, भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। अब पूर्ति में परिवर्तन हमने देख लिया, अब मांग का थोड़ा परिवर्तन देख लेते हैं। ठीक, तो लेट सपोज ये आपका मांग वक्र है, ये आपकी पूर्ति वक्र है, दोनों एक दूसरे को यहां काट रहे हैं। ठीक, कोई डाउट तो नहीं है, ये मांग वक्र और पूर्ति वक्र आपको पता है ऐसा ही होता है। अब मान लीजिए कि मैं पूर्ति को स्थिर रखूं और मांग को परिवर्तित करूं, तो मांग को परिवर्तित जब मैं करूंगा तो मैं मान लीजिए अगर मांग में वृद्धि करूंगा तो मांग वक्र कहां जाएगी, दाईं ओर जाएगी। तो ये मांग वक्र है, तो ये दाईं ओर एक नया मांग वक्र यहां खड़ा हो जाएगा। ठीक, सीधा बात है। अब जब नया मांग वक्र खड़ा हो गया, ठीक है, तो ये हो गया D1 D1। ठीक है, और संतुलन बिंदु कहां हो गई, संतुलन बिंदु यहां हो गई। तो एक नया प्राइस बन गया P1। ठीक है, नया प्राइस बन गया P1 और संतुलन बिंदु नया बन गया E1। क्या स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि अगर आप किसी वस्तु की पूर्ति को स्थिर रख देते हैं और उसकी डिमांड यानी मांग को बढ़ा देते हैं, तो ऐसे में नया जो संतुलन बिंदु E1 बन जाएगा, नई कीमत जो है साम्य कीमत OP1 बन जाएगी। यानी कीमत इतना बढ़ गई और संतुलन मात्रा भी क्या है, वो पहले से ज्यादा बढ़ गई, Q1 पर आ गई। ठीक है, तो ये आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए कि ऐसा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक, इसका उल्टा अगर मैं कर दूं कि मांग को घटा दूं, इसी ग्राफ में मैं आपको दिखा देता हूं। तो मान लीजिए अगर मैंने आपके मांग को कम कर दिया तो ये मांग वक्र कहां जाएगा, यहां से अब यहां आ जाएगा। ठीक, इसका नाम देते हैं D2 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 D2। तो अब क्या है, ये इसको यहां पे काट रही है। ठीक है, देख लीजिए यहां पे, तो यहां पे जब काटेगी तो संतुलन बिंदु यहां पे हो जाएगा और प्राइस पहले से नीचे P2 कर लीजिए, इसको P2। संतुलन बिंदु पहले P था तो उन P से नीचे आ गया और संतुलन मात्रा भी क्या है, पहले से घट गई, Q2 कर लीजिए। तो तीन स्थितियां आप इस ग्राफ में देख रहे हैं। एक स्थिति ये है, ये स्थिति नंबर 1 E पर है। E बिंदु पर शुरुआती दौर था जहां पर ये संतुलित कीमत P निर्धारित थी और यहां पर मांग और पूर्ति एक दूसरे को काट रहे थे। फिर मैंने एक सिचुएशन बनाई कि मान लीजिए लेट सपोज कि आपकी मांग में वृद्धि हो गई और मांग वक्र दाएं ओर खिसक गई। जब मांग वक्र दाएं ओर खिसक गई तो वो पूर्ति वक्र को अब यहां काटेगी और इसके सामने वाला कीमत पहले वाले से ऊपर हो जाएगा। यानी अगर मांग को बढ़ाया जाए पूर्ति को स्थिर रख के तो कीमत बढ़ जाती है। दूसरी सिचुएशन मैंने ये बताई कि मान लीजिए अभी भी हम यहीं पे रह जाते हैं और हम पूर्ति को स्थिर रख के मांग को घटा देते हैं, तो मांग वक्र बाईं ओर आ जाएगी। अब वो यहां पे काट रही है तो इसके सामने वाली कीमत P2 हो जाएगी। तो इस स्थिति में क्या हो गया, कीमत घट गई। तो आपको दो स्थितियां दिखाई पड़ी। ठीक, अगर आप पूर्ति को बढ़ाते हैं और मांग को नहीं बढ़ाते तो कीमत घट जाएगी। अगर आप पूर्ति को घटा देते हैं, मांग को नहीं घटाते तो कीमत बढ़ जाएगी। इसी प्रकार अगर यहां पर आप पूर्ति को स्थिर रख के मांग को बढ़ा देंगे तो कीमत अपने आप बढ़ जाएगी और मांग को घटा देंगे तो कीमत घट जाएगी। अब सबसे इंटरेस्टिंग मजेदार बात यह होती है स्टूडेंट्स कि आपको कुछ भी रटना नहीं होता। एग्जाम में इन चारों अभी एक दो सिचुएशन और है जब दोनों एक साथ होती हैं। एग्जाम में आपको जो सिचुएशन पूछी जाए उस सिचुएशन पर आप ग्राफ बना दीजिए। ग्राफ आपको आंसर दे देगा कि अगर पहले कीमत P थी तो पहले अब कीमत उसके नीचे आ गई कि ऊपर आ गई, और क्वांटिटी जो है वो आगे चली गई कि पीछे चली गई। तो आपको बड़े आसानी से ग्राफ बनाकर और उस चीज को पता कर लेना है, जिसमें किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रखना है। अब हम एक सिचुएशन की और बात करेंगे जब दोनों एक साथ बढ़ेंगे घटेंगे, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। और अब एक एक करके देखेंगे कि क्या परिवर्तन होने से किस प्रकार का संतुलित कीमत में चेंज आता है और किस तरह से साम्य कीमत में परिवर्तन होता है अगर मांग या पूर्ति में से कोई भी एक बढ़ जाए। और सबसे पहले देखेंगे कि अगर मांग में परिवर्तन है, मांग में चेंज हो रहा है, घट बढ़ रही है मांग, तो संतुलित कीमत पे क्या परिवर्तन आ रहा है। अब देखिए, जब पूर्ति की दशाएं स्थिर बनी रहती हैं किंतु मांग की मात्रा में परिवर्तन होता है, तब संतुलन कीमत में परिवर्तन आता है और संतुलन की मात्रा बदल जाती है।
और ये मांग में कीमत परिवर्तन क्या है, अनेक कारणों से होता है। मांग में परिवर्तन क्यों होगा, जैसे मान लीजिए उपभोक्ता की आय बढ़ जाए या घट जाए, उसकी रुचि बढ़ जाए या घट जाए, मतलब कीमत के अतिरिक्त जो और कारण मैंने पहले भी चैप्टर में बताए हैं, उस कारण से मांग बढ़ या घट सकती है। ठीक है, जैसे संबंधित वस्तु की कीमत बदल जाए, स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता में परिवर्तन हो जाए, उपभोक्ता की रुचि, जनसंख्या, ये सब चेंज हो जाए। तो मांग में परिवर्तन मांग में वृद्धि अथवा मांग में कमी के रूप में हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात, जब चेंज या परिवर्तन की बात आती है तो वो वृद्धि का रूप भी ले सकती है, कमी का रूप भी ले सकती है। अब मांग में वृद्धि और संतुलन कीमत का माला क्या संबंध रहता है, तो पूर्ति के स्थिर रहने पर जब केवल मांग में वृद्धि होती है तब संतुलन कीमत में वृद्धि होती है और इसके साथ ही संतुलन मात्रा भी बढ़ जाती है। ठीक, अब देख लीजिए यहां पर मैं जो ये चीज कह रहा है कि अगर पूर्ति स्थिर रहे और मांग में वृद्धि हो जाए तो ये मांग वक्र, ये पूर्ति वक्र, ठीक बात है, ये संतुलित कीमत OP और ये संतुलित मात्रा OQ, ठीक बात है। अब देखो अब क्या हुआ, अगर मान लीजिए मांग में वृद्धि हो गई तो मांग वक्र क्या हो जाएगा, दाईं ओर चला जाएगा और वो अब यहां पर काटेगा तो ये P1 हो जाएगा। अब यही चीज यहां लिखी गई है, कीमत बढ़कर OP से OP1 हो जाएगा। ये OP था, अब ये OP1 हो जाएगा और कीमत में P1 का चेंज आएगा, यानी P से लेके P1 तक की वृद्धि कीमत में देखी जाएगी। आपको ऐसे एग्जामिनेशन में करके बताना है, इसको Y एक्सिस, इसको X एक्सिस, इसी तरह पूरे ग्राफ को आपको बस दिखाना होता है, ग्राफ को समझाना होता है और कुछ नहीं करना होता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग 6 नंबर आपको मिल जाते हैं इसमें, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। मात्रा बढ़कर OQ से OQ1 हो गई, तो पहले ये OQ थी, अब ये वाली मात्रा आ जाएगी, यहाँ OQ1 मात्रा हो जाएगी। तो संतुलित कीमत P से P1 हो गई या OP से OP1 हो गई और संतुलित मात्रा OQ1 हो गई। ठीक, अच्छा आगे देखें, पूर्ति स्थिर रहने पर, अच्छा ये तो हो गई मांग में वृद्धि हो गई। दूसरी केस क्या आता है, दूसरा केस आता है कि अगर मान लीजिए पूर्ति के स्थिर रहने पर मांग में कमी होने पर संतुलित कीमत और संतुलित मात्रा में भी कमी आ जाती है। तो मांग के परिवर्तन का दूसरा सिचुएशन क्या बना कि पूर्ति में कमी हो गई। तो यह आप देख सकते हैं X Y, ये मांग ये पूर्ति। ठीक, अब यहां पर क्या आ गया, अगर मांग में, तो पहले ये क्या था, संतुलन, ये P कीमत थी, ये Q था। ठीक, अब ये मांग कमी हो गई तो मांग वक्र बाएं ओर आ जाएगी, तो अब पूर्ति वक्र को यहां काट रही है, तो यानी पहले से कीमत क्या आ जाएगी, कीमत पहले से नीचे आ जाएगी, इसको P1 मान लीजिए, और संतुलन बिंदु अब यहां आ जाएगा, इसको OQ1 मान लीजिए, ये 0 आ गया। तो आप देख सकते हैं कि अगर मांग को, पूर्ति को स्थिर रखा जाए और मांग घट के क्या आ जाए, बाईं तरफ आ जाए, तो ऐसी स्थिति में संतुलित कीमत हमेशा घटती है। X अक्ष पर वस्तु की मात्रा और Y अक्ष पर वस्तु की कीमत को दर्शाया गया है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, साम्य बिंदु E है, तो पहले ये E बिंदु साम्य थी। ठीक है, और प्रारंभिक में मांग वक्र DD है, तो पहला वाला मांग वक्र ये DD था। ठीक है, और बाद में फिर क्या है, इसको D1 मान लिया गया। ठीक, तो E बिंदु पर वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों बराबर थी और संतुलित कीमत OP थी। फिर कीमत घटकर OP से OP2 हो गई, इसको यहां पे 2 मान लिया जाएगा P1 से। ठीक है, ठीक है, OP2 हो गई और अर्थात कीमत में P2 का अंतर आया है, P से P2 तक का अंतर कीमत में आया है और मात्रा घटकर OQ से OQ2 हो गई। तो मात्रा पहले जो OQ थी ये OQ2 हो गई घटकर। तो यानी सिंपल सी बात ये कही गई है कि अगर आप पूर्ति को स्थिर रखते हैं और मांग में कोई कमी आपको देखने को मिलती है तो कीमत हमेशा घट जाती है और संतुलित मात्रा भी वहां पर घट जाती है। ठीक है कोई डाउट, सॉरी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल कंफर्म बात है, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, पूर्ति में परिवर्तन और संतुलित कीमत। अब अगर ये तो हमने देख लिया मांग में परिवर्तन, अगर पूर्ति में कोई परिवर्तन हो, जब मांग दशाएं स्थिर रहती हैं किंतु पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन होता है तब संतुलित कीमत में परिवर्तन आता है और संतुलन की मात्रा बदल जाती है। ठीक है, पूर्ति में भी परिवर्तन कई कारणों से होता है, जैसे उत्पादन की जो टेक्निक है वो चेंज हो जाए। अगर उत्पादन की तकनीक बहुत अच्छी रहेगी तो पूर्ति बढ़ेगी, तकनीक कम रहेगी तो पूर्ति घटेगी। लाभ में अगर ज्यादा है, लाभ में अगर वृद्धि हो रही है तो ज्यादा पूर्ति होगी, नहीं तो कम होगी। अगर लागत बहुत ज्यादा है तो कम पूर्ति होगी, लागत कम है तो ज्यादा पूर्ति होगी। सरकारी नीतियों में कोई चेंज हो जाए या नया परिवर्तन हो जाए तो पूर्ति में परिवर्तन हो जाता है, इससे संतुलन कीमत प्रभावित होती है। जाहिर सी बात है, अगर पूर्ति में परिवर्तन होगा तो भी संतुलित कीमत प्रभावित होगी, ये मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है। ठीक है, अब आप रिलेट कर रहे होंगे, पूर्ति में परिवर्तन, पूर्ति में वृद्धि और पूर्ति में कमी दोनों हो सकता है। सो आइदर इट कैन बी इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई। अब देख लेते हैं कि अगर पूर्ति में वृद्धि हो रही है तो संतुलित कीमत पर क्या स्थिति आ रही है। तो मांग की दशाएं स्थिर रहने पर जब केवल पूर्ति में वृद्धि होती है तब संतुलित कीमत में कमी आ जाती है और संतुलित मात्रा में वृद्धि हो जाती है। तो अगर आप मांग को बिल्कुल कांस्टेंट या स्थिर रखें
और पूर्ति को बढ़ाने लग जाएं तो जाहिर सी बात समझ लीजिए कि कीमत यहां पर घटेगी। किसी भी चीज की आप पूर्ति बढ़ाइए तो अपने आप मार्केट में ज्यादा होगा तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ये एक्स, ये वाई, ये आपकी मांग वक्र, ये आपकी पूर्ति वक्र। तो पहले क्या था, ये ई बिंदु पर संतुलन था, ये पी था, ये ओ और ये ओ क्यू। तो ये हो गई संतुलित मात्रा, ये हो गई संतुलित कीमत और ये हो गया संतुलित बिंदु। अब क्या है यहां पर, ये कह रहा है सवाल कि अगर मान लीजिए लेट सपोज कि पूर्ति में वृद्धि हो जाए, तो पूर्ति में वृद्धि का मतलब पूर्ति वक्र दाईं ओर जाएगी। तो ये पूर्ति वक्र अब यहां से यहां आ गई मान लीजिए, तो पहले ये एस थी, अब ये S1 हो गई, ठीक है ना। तो अब संतुलन बिंदु कहां है, अब मांग वक्र को यहां काटने लगी, पहले से नीचे, तो ये OP1 सॉरी OP1 बन गया और नया संतुलित मात्रा कहां बन गई, यहां बन गई Q1। तो यहां पर बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है कि ये OP1 हो गया, यानी कि अगर आप मांग, ये मांग डिमांड कर्व है, इसको अगर आप स्थिर रखें और पूर्ति को बढ़ा दें तो पहले से कीमत जो OP थी वो OP1 हो गई, यानी कीमत घट गई है और संतुलित मात्रा भी बढ़ गई है। हाँ ठीक है, साम्य मात्रा भी बढ़ गई है, तो कीमत में कमी आ जाएगी और संतुलित मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, कीमत घटकर OP से OP1 हो गई, देख लीजिए पहले OP था, अब ये OP1 हो गई, अर्थात P1 की कमी आई है। ये मैंने लाइनें इसलिए लिखी हैं जानबूझकर कि आपको एग्जामिनेशन में इसी आकार में इसी प्रकार से चीजों को लिखकर आंसर लिखना है। अगर आप इस तरह से ग्राफ को एक्सप्लेन करके बताते हैं तो यू विल गेट फुल आउट ऑफ फुल। ठीक है, तो मात्रा बढ़कर OQ से OQ1 हो जाती है और OQ1 की वृद्धि हो रही है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कीमत में कितने की कमी है तो P1 की कमी है, P से लेके P1 तक, और मात्रा में कितना बढ़ा है तो Q से Q1 तक की वृद्धि हुई है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, मांग के स्थिर रहने पर अगर पूर्ति में कमी कर दी जाए, अब दूसरी सिचुएशन आपसे पूछ रहा है कि मांग को अगर हमने स्थिर रह दिया और पूर्ति में कमी कर दी तो संतुलित कीमत में वृद्धि होगी और संतुलित मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपने पूर्ति में कोई कमी कर दी, सप्लाई ही नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे केस में तो कीमत घटनी ही घटनी है। तो लेट सपोज ये स्थिति बना लीजिए, एक्स वाई, यहां पर आपने क्या किया, ये है संतुलन बिंदु P O Q, ये है सप्लाई कर्व, ये है डिमांड कर्व। ठीक, अब यहां क्या सिचुएशन बनी है आपके सामने, यहां सिचुएशन ये बनी है कि आपको मांग को स्थिर रखना है लेकिन पूर्ति को कम करना है। पूर्ति को कम करने मतलब पूर्ति वक्र बाईं ओर चली जाएगी। ठीक है, ये बाईं ओर चली गई। अब इसने यहां पर कट किया तो ये OP ये OP1 हो गया, यानी और मात्रा भी यहां से यहां कम हो गई। तो यदि आप मान लीजिए कि अगर आपने मांग को स्थिर रखा है और पूर्ति को घटा दिया है तो कीमत बढ़नी ही बढ़नी है और संतुलित जो मात्रा है वो पहले से घट जाएगी। ठीक है, बहुत क्लियर है। आपको क्या करना पड़ा, कुछ रटना नहीं पड़ा, जो उसने बोला वो सिचुएशन का ग्राफ बना दिया, आंसर आपके सामने निकलकर आ गया। ठीक है, तो प्रारंभिक पूर्ति वक्र SS और मांग वक्र DD है, मतलब ये आप शुरू में लिख सकते हैं कि मांग वक्र DD है, पहले SS है, बाद में ये जो है दूसरा एक बना गया है जो S1 बन गया है। पहले ये बिंदु E था, बाद में ये बिंदु E1 हो गया। ये सब तो आप फॉर्मेलिटी लिख ही सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको फाइनल प्रभाव बता देना है कि हाँ, तो ये प्रभाव आपको क्या दिखाई पड़ेगा कि कीमत घट गई, कीमत पहले से बढ़ गई है। अब देखिए, ये बड़े इंटरेस्टिंग सिचुएशंस थे। अभी तक के जो आपने सिचुएशन देखे उसमें आप एक को स्थिर रख रहे थे और एक को बढ़ा रहे थे, घटा रहे थे। सिचुएशन ऐसी भी बनती है जब दोनों एक साथ बढ़ने घटने लगते हैं। जैसे मैं आपको एक चीज यहां पर प्रैक्टिकली फिर पहले ही करके दिखा देता हूं। लेट सपोज मैं अगर आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन रखूं, सो हियर कम्स, ये मान लीजिए ये मांग है, ये पूर्ति है, इन दोनों ने एक दूसरे को यहां कट किया, ये हो गया। ठीक बात है, ये एक बिंदु बन गई। ठीक, X ये बिंदु हो गया। ठीक है, Y ये DD SS। अच्छा, अब आते हैं इसमें खेल करते हैं। देखिए होता क्या है, मान लीजिए एक ऐसी सिचुएशन भी आ रही है कि मांग और पूर्ति दोनों बढ़ रही है या मांग और पूर्ति दोनों घट रही है। सवाल आपके सामने क्वेश्चन ये आएगा कि भाई मांग और पूर्ति में एक साथ परिवर्तन हो तो आप क्या करेंगे। मान लीजिए एक कंडीशन देखते हैं कि मांग और पूर्ति दोनों बढ़ रही है, तो दोनों कर्व दाएं ओर जाएंगे। तो मान लीजिए ये भी दाएं ओर आया, और ये भी दाएं ओर आया। अब क्या स्थिति बनी है, क्या साम्य कीमत पर कोई चेंज हुआ है? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अभी भी ये कीमत इसी लाइन में है। अभी भी ये अगर प्राइस P है, ठीक है, अभी भी अगर प्राइस P है
तो कुछ ऊपर नीचे नहीं हुआ है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि जितना परिवर्तन आपने, ये S1 अगर हम कर लें, ये D1 यहां पर क्या है, जितना मांग बढ़ी लगभग उतने ही गैप से पूर्ति बढ़ी है। यानी जितना मांग बढ़े अगर उतनी ही पूर्ति बढ़ जाए, या जितनी पूर्ति बढ़े उतनी ही मांग बढ़ जाए, तो कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार जितनी पूर्ति घटे उतनी मांग घट जाए, या जितनी मांग घटे उतनी पूर्ति घट जाए, तो कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, संतुलित मात्रा में थोड़ा परिवर्तन हो सकता है कि मान लीजिए अगर मांग और पूर्ति दोनों बढ़े हैं तो संतुलित मात्रा जो है, पहले ये पहले ये OQ था तो अब ये यहां से OQ1 हो जाएगा। हाँ, संतुलित मात्रा वाले में चेंज आता है। अगर ये दोनों घटे होते तो ये मात्रा घट गई होती। ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, पर कीमत में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, दैट फॉर श्योर। ठीक बात। तो अब बढ़ जाए चाहे बराबर घट जाए, आपको बराबर के गैप वाला अंदाजा लेके एक ग्राफ प्लॉट कर देना है और दिखा देना है कि हाँ भैया इसमें कोई चेंज नहीं आया। तो समान वृद्धि में मांग एवं पूर्ति, समान वृद्धि में साम्य कीमत पर कोई परिवर्तन नहीं, साम्य कीमत पर कोई परिवर्तन नहीं। ठीक, तो अगर समान वृद्धि होगा तो कोई परिवर्तन नहीं, इसी प्रकार समान कमी होगी तो भी कोई परिवर्तन नहीं। असली खेल कहां होगा ये समझ लेते हैं कि भैया असली खेल कहां होता है। तो देखिए कहानी होती क्या है। अब मान लीजिए, ठीक, लेट सपोज, सो दिस इज सप्लाई, दिस इज डिमांड। ठीक है, अब एक सिचुएशन लेते हैं कि मांग और पूर्ति दोनों बढ़ रही है, पर मांग में ज्यादा बढ़ रही है, मांग में ज्यादा वृद्धि है। तो अगर पूर्ति बढ़ेगी तो ये भी दाएं ओर आएगी। ठीक, मांग बढ़ेगा तो भी दाएं ओर, लेकिन मांग ज्यादा बढ़ रहा है तो इसका गैप ज्यादा ले लीजिए। अब सिचुएशन क्या बनी, देखिए पूर्ति भी बढ़ी है दाएं ओर, मांग भी बढ़ा है अपने दाएं ओर, लेकिन मांग में ज्यादा बड़ा गैप दिखाई दे रहा है, मांग ज्यादा बढ़ा है। तो अब ये दोनों एक दूसरे को यहां काट रहे हैं। तो पहले अगर साम्य कीमत ये P था, तो अब ये दोनों एक दूसरे कहां काट रहे हैं, यहां काट रहे हैं। अब इनके ऊपर वाला जो कीमत है, इनके सामने वाला जो कीमत है वो पहले से ऊपर हो गया, यानी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो P1 हो गया। ठीक, पहले जो क्वांटिटी होती थी वो यहां थी, अब ये यहां बढ़ गई। ठीक है, ये Q, ये Q1। आ गई बात कुछ समझ में? सब कुछ आप, ये पहले E बिंदु था, यहां E1 बिंदु हो गया। ठीक है, आपको कुछ समझ में आ रही बात? क्या हमने किया है भाई, देखिए पहले सिचुएशन में मांग और पूर्ति यहां पर थे, मैंने मांग में भी वृद्धि करी है, मैंने पूर्ति में भी वृद्धि करी है, लेकिन पूर्ति की वृद्धि कम है, मांग की वृद्धि ज्यादा है, इसलिए कीमत बढ़ेगी। अच्छा, मान लीजिए मैं एक सिचुएशन ऐसा लेता हूं, लेट सपोज मैं एक ऐसी सिचुएशन ले लूं। अब यहां क्या करूं, एक सिचुएशन ऐसा ले लूं कि मांग और पूर्ति दोनों बढ़ाऊं, लेकिन पूर्ति को ज्यादा बढ़ाऊं, सप्लाई को ज्यादा बढ़ाऊं, तब क्या होगा? देखिए कंडीशन, सब कुछ प्रैक्टिकली करना है आपको। तो ये लीजिए, मैंने थोड़ा मांग को भी बढ़ा दिया, पूर्ति को थोड़ा ज्यादा बढ़ा दिया। अब क्या हो गई सिचुएशन बताइए जरा। अब कीमत इसके सामने वाला इसके नीचे हो गया। सिचुएशन दिखाई दे रही है? क्या सिचुएशन है? सिचुएशन ये है कि अगर आप मांग और पूर्ति दोनों को बढ़ा रहे हैं और पूर्ति को ज्यादा बढ़ा रहे हैं, सप्लाई को ज्यादा बढ़ा रहे हैं, तो इस सिचुएशन में कीमत पहले से कम हो जाएगी। कोई डाउट, कुछ समस्या आ रही है इसमें? नहीं सर, सिचुएशन समझ में आ गई ना? सारे के सारे सिचुएशन आपको ऐसे ही करने हैं। ऐसे ही अगर घटाने की बात आएगी तो दोनों अगर बराबर घटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जो ज्यादा घटेगा उसका इफेक्ट दिखाई पड़ेगा। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि जब मांग और पूर्ति दोनों बढ़ते या घटते हैं एक साथ, तो जिसके बढ़ने या घटने की बढ़ने या घटने का जो रेट है वो ज्यादा है, उसका इफेक्ट दिखाई पड़ता है अल्टीमेट कीमत पर, साम्य कीमत पर उसी का ज्यादा प्रभाव दिखाई पड़ेगा। यह दिमाग में आप बांध लीजिएगा, बात आप आसानी से कर लेंगे। तो अगर हम इसी चीज को लेकर आगे बढ़े कि मांग और पूर्ति दोनों में एक साथ वृद्धि हो रही है,
तो जब मांग एवं पूर्ति दोनों में एक साथ वृद्धि होती है तो मांग वक्र एवं पूर्ति वक्र दोनों में खिसकाव होता है, और यह अलग अलग परिस्थितियों पर निर्भर करता है। मान लीजिए जब मांग में वृद्धि अधिक है पूर्ति में, तो जब मांग में वृद्धि पूर्ति की वृद्धि से अधिक होती है तो कीमत में वृद्धि होती है। बस सिंपल, तुरंत खींचिए, ये लीजिए मांग, ये लीजिए पूर्ति। पहले ये दोनों यहां पर काटते थे, मांग वाला गैप थोड़ा ज्यादा कर लीजिए, पूर्ति वाला थोड़ा कम कर लीजिए, अपने आप यहां एक दूसरे के ऊपर पहले पी पे था, ये P1 हो गया। ठीक है ना। तो अगर मांग और पूर्ति दोनों बढ़ रहे हैं और मांग वाली वृद्धि ज्यादा है तो कीमत बढ़ जाएगी। बस यही सीधी सिचुएशन जो मैंने आपको डिटेल में भी समझाया है। ठीक है, तो यही जो ग्राफ मैंने आपको बनाया है यही देख लीजिए, ये O, ठीक है, और ये पहले क्वांटिटी Q, ये Q1, बस वही बताया है। तो क्या है, कीमत OP से OP1 चला गया, P1 की वृद्धि हो गई और क्वांटिटी OQ1 तक OQ से OQ1 हो गई। ठीक है, आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए, अच्छा अब क्या कह दिया कि जब मांग में वृद्धि बराबर है पूर्ति में वृद्धि के, तो मांग और पूर्ति का वृद्धि दोनों बराबर है, तब जाहिर सी बात है भाई, तो जब मांग में वृद्धि पूर्ति वृद्धि एक समान होती है तो कीमत पूर्ववत रहती है। अभी मैंने बताया था कि जब दोनों में समान चेंज आए, दोनों में कोई अंतर नहीं है, जितना मांग बढ़ा उतना ही पूर्ति बढ़ा, तो संतुलन हो जाएगा ना भाई। देखिए बाजार का संतुलन कैसे हो रहा था कि भैया जितना मांग है उतनी पूर्ति हो, तो अगर वो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तो कीमत में क्यों चेंज आएगा, कीमत में कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा, जब मांग में वृद्धि कम हो जाए और पूर्ति में वृद्धि ज्यादा हो जाए तब भी देख लीजिए, ये भी मैंने आपको बताया था, ये लीजिए मांग, ये लीजिए पूर्ति, कुछ भी मुंह से नहीं बोलना है, सब बना के बता देना है। अब मांग में वृद्धि हो गई इतनी, अच्छा पहले ये P था, ये Q था, ये O था, ठीक। अब मांग वाली वृद्धि, अब ये क्या हो गया, मांग में वृद्धि इतनी, पूर्ति में वृद्धि हो गई इतनी, तो अब एक दूसरे को यहां काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा P1। तो पहले जो कीमत OP थी अब वो OP1 हो गई और क्वांटिटी OQ से OQ1 हो गई। यानी अगर पूर्ति वाली वृद्धि ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है कीमत अपने आप डाउन आ जाएगी। ठीक है, कीमत अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये सिचुएशंस हैं जिसको आपको समझ के चलना है। मांग एवं पूर्ति में दोनों में एक साथ कमी हो जाए, अब मांग भी कम हो रही है पूर्ति भी कम हो रही है, तो क्या होगा, जब मांग एवं पूर्ति दोनों में एक साथ कमी होती है तो मांग वक्र और पूर्ति वक्र दोनों में परिवर्तन का खिसका होता है। अच्छा, मांग और पूर्ति दोनों की कमी में एक ही खिसका होगा, मांग वक्र भी बाईं ओर, पूर्ति वक्र भी बाईं ओर। यह खिसकाव मांग और पूर्ति की परिस्थिति पर निर्भर करता है। जब मांग में अधिक कमी है पूर्ति के कमी से, यानी मांग में ज्यादा कमी हो रही है, तो देख लीजिए ये मांग वक्र, ये पूर्ति वक्र, दोनों एक दूसरे पर मिल गए, ये क्या हो गया क्वांटिटी, ठीक है, ये O हो गया। अब मान लीजिए ये मांग में अधिक, मांग में इतना कमी हो गया और पूर्ति में थोड़ा ही कमी हुआ, तो कीमत क्या हो गई, नीचे आ गई। ठीक है, तो जब मांग में कमी पूर्ति में होने वाली कमी की तुलना में अधिक दर से होती है तो वस्तु की कीमत नीचे आ जाती है और उत्पादन की मात्रा भी पहले OQ थी, अब ये OQ1 यहां आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। अच्छा, दूसरा सिचुएशन क्या बन रहा है कि जब मांग में कमी बराबर है पूर्ति में कमी से, यानी जितनी मांग में कमी उतनी ही पूर्ति में कमी, तब तो कीमत पूर्ववत रहेगी, कीमत में कोई चेंज नहीं होगा। तो जब भी ये दिखाई दे कि मांग में अधिकता पूर्ति में अधिकता दोनों बराबर है, या मांग में कमी पूर्ति में कमी वो भी दोनों बराबर है, तब आप समझ लीजिए कि प्राइस या कीमत में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। हाँ, मात्रा थोड़ी सी कम हो जाएगी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। लेकिन मांग में कमी कम है और पूर्ति में कमी ज्यादा है, तो इस सिचुएशन में क्या होगी, जब मांग में कमी पूर्ति की कमी की तुलना में कम दर से होती है तब वस्तु की कीमत बढ़ती है। जैसे मान लीजिए लेट्स सपोज पूर्ति बहुत ज्यादा घट गई, ये मांग वक्र, ये पूर्ति वक्र, पहले एक दूसरे को यहां काटते थे, ये कीमत थी। अब पूर्ति जो है वो ज्यादा घट गई और मांग थोड़ी ही घटी, तो अब ये ऊपर एक दूसरे के काटने लगे, पहले वाले सिचुएशन से ऊपर चले गए, P से ऊपर P1 हो गया, तो कीमत बढ़ेगी। और लॉजिकल है ना, किसी चीज की मांग कमी घटी लेकिन पूर्ति बहुत कम हो गई, यानी चीजों की सप्लाई कम हो गई, तो कीमत तो बढ़नी है। ठीक है, तब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है और संतुलन उत्पादक मात्रा घट जाती है। सरल शब्दों में अगर मांग में कम दर से कमी होगी जबकि पूर्ति में अधिक दर से घटती है तो वहां पर कीमत घटनी है। ठीक है, अब एक चीज की और इंपॉर्टेंट चीज आप समझ के चलिए, साथ में मैंने ऐड कर लिया है कि जो कीमत निर्धारण, ये तो आपने देख लिया कि अगर मांग और पूर्ति में परिवर्तन होता है तो उस सिचुएशन में साम्य कीमत या संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन एक सिचुएशन हमें और समझ के चलनी होती है कि जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उसकी क्या भूमिका है संतुलन कीमत के निर्धारण में। अगर आप इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइन करना चाह रहे हैं तो उसमें गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करती है। तो जैसा कि हम जान चुके हैं कि बाजार में कीमत का निर्धारण मांग एवं पूर्ति की शक्तियों के द्वारा किया जाता है। मांग और पूर्ति की विभिन्न परिस्थितियां संतुलित कीमत का निर्धारण करती हैं। संतुलन कीमत तय करने में सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता, लेकिन सरकार पर आम जनता एवं उत्पादकों के हितों की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी होती है। ये भी बात ठीक है, सरकार को यह तय करना पड़ता है कि लोग, जैसे मान लीजिए लेट सपोज हमने मार्केट में बोल दिया कि भैया यहां मांग और पूर्ति जहां बराबर होगी वो कीमत होगा।
ठीक है, जहां पर डिमांड सप्लाई दोनों एक दूसरे के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, वहां पर क्या होगा, वहां पर पूर्ति देखी जाएगी, लेकिन वहां पर साम्य कीमत का निर्धारण होगा। पर ऐसा भी हो सकता है कि ये बहुत हाई प्राइस हो जाए, एक ऐसा कीमत हो जाए जो आम लोगों के एक तरह से कह सकते हैं कि आम लोगों की परचेजिंग पावर या उनके विक्रय के क्षमता से ऊपर चला जाए। तो ऐसी स्थिति में बड़ा जरूरी होता है कि सरकार ये ध्यान दे कि कीमतें बहुत ज्यादा ऊपर ना चली जाएं। तो वो जो भी यहां पर कीमत डिसाइड हुआ रहता है उसके अतिरिक्त क्या करती हैं, वो प्रेशर बना के, सब्सिडी देके, टैक्सेस कम करके उस कीमत को नीचे लाने का प्रयास करती हैं। तो जो सरकार होती है वो भी क्या होती है, वो भी बहुत ज्यादा जिम्मेदार होती है कि हम जो कीमत है, जो मांग और पूर्ति के द्वारा चल रही है, उसमें इंटरफेयर करें। आम जनता और उत्पादकों को परिस्थितिजन्य शोषण से बचाने के लिए, देखिए केवल जनता के लिए नहीं, उत्पादकों के लिए भी जरूरी है। ऐसा ना हो जाए कि कीमत इतनी डाउन चली जाए कि जो बेचने वाले लोग हैं उनको जिसको कहते हैं ना कि एक तरह से बहुत घाटा होने लग जाए, ऐसी स्थिति भी ना आए। जैसे मान लीजिए किसान है, तो किसान क्या करते हैं, किसान अगर मान लीजिए गेहूं उगाते हैं और उसकी मांग ही नहीं होती है और पता लगता है कि वो गेहूं 2000 के बदले 1000 रुपए क्विंटल पे बिकने लगे, तो ऐसा घाटा भी नहीं होना चाहिए। तो वह कीमतों का निर्धारण हेतु दो उपाय करते हैं और यहां पर वो क्या करते हैं, फिर कीमत फर्श और कीमत छत जैसे महत्वपूर्ण जो उपाय हैं वो लेकर आते हैं। अब इसको हम डिटेल में एक अलग सेशन में देखेंगे। कीमत फर्श का मतलब होता है कि इससे नीचे कीमत नहीं जानी चाहिए और कीमत छत का मतलब होता है कि उससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो मैंने एक छोटा सा पॉइंट आपको समझाया कि अब हम आगे इसका एक टॉपिक करेंगे जिसमें हम समझेंगे कि सरकार कैसे मिनिमम और मैक्सिमम प्राइजेस को फिक्स करती है, जिससे कि मांग और पूर्ति में कोई परिवर्तन ना हो, तब भी कीमत को हम क्या कर सकें, एक लिमिट में, कंट्रोल में रख सकें। तो जैसे अगर आप देखें तो कीमत छत से अधिकतम सीमा और कीमत फर्श से न्यूनतम सीमा का निर्धारण करती है। अब वो कैसे वर्णन करेंगे हम इसको आगे वाले सेशन में कि कैसे करती है, कैसे एक मिनिमम और मैक्सिमम कीमत का निर्धारण किया जाता है, वो हम एक डिटेल सेशन में देखेंगे। आज के सेशन में आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार मांग और पूर्ति में जब परिवर्तन होता है, वृद्धि या कमी होती है, तो मांग और पूर्ति वक्र दाएं और बाएं ओर खिसकती है और साम्य कीमत या संतुलन कीमत में परिवर्तन। इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि भैया जैसे मांग और पूर्ति के हिसाब से तो कीमत का निर्धारण होता है। मैंने आपको बहुत डिटेल में कई बार बताया है कि यह बात ठीक है कि जिस बिंदु पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो जाए वो साम्य कीमत हो जाती है और ये साम्य मात्रा हो जाती है, तो ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन क्या है कि मैंने आपको कई बार शुरू में बताया है कि भारत जैसे कई देश जो जन कल्याण को देखते रहते हैं, या जो वेलफेयर कंसेप्ट है, यानी लोगों का कल्याण होना चाहिए, लोगों के अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, लोगों की ये क्षमता होनी चाहिए कि वो भी बाजार के फोर्सेस के साथ या मांग और पूर्ति की शक्तियों के साथ तालमेल बिठा सकें। जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत आवश्यक चीज है, हर आदमी खाना खाता है, हर आदमी को रोटी चाहिए। मान लीजिए इस देश में गेहूं की पूर्ति एकदम कम हो जाए और गेहूं की मांग सभी करने लग जाएं और गेहूं की कीमत अचानक 2 लाख रुपए किलो हो जाए। हो सकती है, मैं एक सिचुएशन बता रहा हूं। 2 लाख रुपए किलो क्यों हो जा रही है? क्योंकि जो मांग और पूर्ति है, जितनी गेहूं बची है उस पर वो जो बेचने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई 1 किलो हम 2 लाख में ही बेचेंगे। तो यहां पर बहुत सारे लाखों लोग ऐसे हैं जो खाए बिना मर जाएंगे। जब खाए बिना वो मर जाएंगे तो सरकार यहां बीच में रोल प्ले करती है। मैं एक सबसे एक्सट्रीम सिचुएशन बता रहा हूं। कोई भी, जैसे मान लो चीनी है वो 200 रुपए किलो हो जाए मान लीजिए, तो अब ऐसे कंडीशन में सरकार क्या करती है, वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरी सिचुएशन लीजिए, मान लीजिए किसान ने गेहूं उगाया और उस गेहूं को खरीदने वाला ही कोई नहीं है, इतना ज्यादा गेहूं की उपज हो गई है या कहीं से सप्लाई इतना ज्यादा हो गया है कि गेहूं को कोई नहीं खरीद रहा है, या पहले से बहुत होर्डिंग थी, अचानक मार्केट में आ गई है तो सप्लाई बढ़ गई है और पता लगा कि जो गेहूं 20 रुपए किलो बिकनी चाहिए वो 2 पैसे पर किलो बिक रही है। अब किसान तो कहा वो तो बर्बाद हो जाएगा। दोनों सिचुएशन हो सकती है। तो सरकार क्या करती है, कहती है कि नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। नाइदर द एक्सट्रीम इंक्रीज इन द प्राइसेस आर गुड नॉट द एक्सट्रीम फॉल इन द प्राइसेस आर गुड। भाई जो बना रहा है, जो प्रोड्यूसर है, जो उत्पादक है, वो भी अधिक पैसा कमाएगा तभी लाभ मिलेगा, और जो उपभोग कर रहा है वो भी इतना पैसा ना देना पड़े कि वो बेचारा खरीद ही ना पाए। तो सरकार उसको मैनेज करने की कोशिश करती है। तो सरकार जो उत्पादक हैं, जो लोग उत्पादन कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो कंज्यूमर है उनके लिए भी 2 तरह की कीमतें तय करती है। तो एक जगह सरकार अधिकतम मूल्य तय करती है। ये अधिकतम मूल्य जो है वो उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर दिया जाता है कि भैया कोई भी चीज इस मूल्य से ज्यादा नहीं बेच सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको याद होगा, मुझे बहुत रिसेंटली याद आ रहा है कि जब डेंगू बहुत ज्यादा फैल रहा था दिल्ली के आसपास में, तो दिल्ली की सरकार ने कहा कि भैया डेंगू का टेस्ट करने के लिए आप 800 रुपए ले रहे हो, दैट इज नॉट गुड। किसी भी कस्टमर से आप 300 रुपए नहीं लोगे, 300 से अधिक नहीं लोगे। तो क्या सरकार ने एक अधिकतम मूल्य फिक्स कर दिया। अच्छा, इसी के साथ साथ सरकार उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम मूल्य तय करती है।
न्यूनतम मूल्य। ठीक, सरकार ये कहती है कि भैया ठीक है, सब कुछ ठीक है, महंगा नहीं बिकना चाहिए या जो कुछ भी होना चाहिए, पर जो उत्पादन कर रहा है उसको कम से कम इससे कम मूल्य पर कोई नहीं खरीदेगा। ठीक है, जैसे सरकार हर साल क्या करती है, एक एमएसपी तय करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। क्या बोलते हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये कृषि उत्पादों के लिए होता है। अब इसमें सरकार क्या करती है, कृषि उत्पादों का एक मिनिमम रेट तय कर देती है कि इससे कम वो नहीं बेचेंगे, अगर इससे कम में कोई खरीदेगा तो सरकार खरीद लेगी। ठीक है, मतलब इससे अगर इतने में नहीं कोई खरीदेगा तो सरकार खरीद लेगी। तो जैसे मान लीजिए गेहूं का रेट तय हो गया 2200 रुपए क्विंटल, तो 2200 रुपए पर क्विंटल से कम में कोई नहीं खरीदेगा। अगर कोई नहीं खरीदा है तो सरकार अपने गोदामों में से खरीदती है। वो अलग बात है कि सब लोग 2200 में बेच नहीं पाते हैं, लोग बीच में ही किसी को बेच देते हैं, क्योंकि उतना प्रोसेस कौन झेलने जाए, पर फिर भी इसके आसपास एक कीमत मिल जाती है किसानों को। तो सरकार क्या कोशिश कर रही है, सरकार कोशिश ये करती है कि भैया कम, ऐसा ना हो कि एकदम घाटा। अच्छा, ये जो कीमत तय होती है उसमें सरकार, उसमें किसानों की लागत, उनका प्रॉफिट सब जोड़ के ये कीमत तय की जाती है। ठीक बात है। तो ये जो कम से कम मूल्य तय किया जा रहा है इसको हम बोलते हैं कीमत फर्श, और जो ये अधिकतम कीमत तय किया जा रहा है इसको बोलते हैं कीमत ये प्राइस सीलिंग जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, कीमत छत उसको बोलते हैं, उससे अधिक कीमत नहीं जा सकता। तो मैं आपको शॉर्ट में यही समझा रहा था कि ये सरकार की हस्तक्षेप की नीति होती है। तो जैसे अधिकतम मूल्य में आप कहेंगे कि सर ये बताओ, सरकार ने कह दिया कि इससे अधिक प्राइस में आप नहीं बेचेंगे, मान लीजिए इससे अधिक प्राइस में ना बेचने पे उसको घाटा हो, तो सरकार कई बार फिर सब्सिडी देती है। सरकार कहती है ठीक है, मैं जो घाटा हो रहा है वो मैं पूरा करूंगा। जैसे मान लीजिए सरकार ने किसी स्टेट में बोल दिया कि भैया आप 2 रुपए यूनिट बिजली देंगे। अब वो बिजली कंपनी वाला कह रहा है सर 2 रुपए यूनिट में तो मेरा घाटा हो जाएगा, तो बोलेगी ठीक है, जो जितना घाटा हो रहा है उतना मैं फुल करूंगा, मैं सब्सिडी दे दूंगा, मैं आपको छूट दे दूंगा। तो सरकार इस तरह सब्सिडी देके, कानून बना के या हस्तक्षेप करके सरकार कीमतों को एक नियंत्रण में रखने का प्रयास करती है। उसे ही हम सरकारी हस्तक्षेप करते हैं या सरकार की भूमिका उसे कहा जाता है। ठीक बात है। कई बार सरकार और कुछ पॉलिसीज अपनाती है। जैसे मान लीजिए कि दूध है, आप, या मान लीजिए पेट्रोल है, आपने पेट्रोल डीजल अक्सर सुना होगा। अब पेट्रोल में लेट सपोज पेट्रोल 90 रुपए लीटर बिक रहा है, ठीक है ना, तो 90 रुपए अगर लीटर बिक रहा है तो उसमें 30 रुपए लेट सपोज मान लीजिए सरकार टैक्स वसूलती है 1 लीटर पे। तो सरकार क्या करेगी, चलो इस 30 रुपए को मैं 3 रुपए कर देता हूं, टैक्स कम लूंगा, तो अपने आप ये पेट्रोल का दाम 90 से हो सकता है कितना चला जाए, 63 रुपीज चला जाए, नीचे आ जाए। या सरकार इसी टैक्स को बहुत बढ़ा देगी तो ये कीमत 90 से 200 रुपए भी हो सकती है। तो कीमत कितनी होगी इसमें सरकार की अपनी भूमिका रहती है, उसी की बात थोड़ी सी हम करेंगे। तो जैसा कि हम जान चुके हैं कि बाजार में कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा किया जाता है। मांग और पूर्ति की विभिन्न परिस्थितियां संतुलित कीमत का भी निर्धारण करती हैं। संतुलन कीमत तय करने में सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता, किंतु सरकार पर आम जनता और उत्पादकों के हितों की सुरक्षा की जिम्मेदारी रहती है। बिल्कुल ठीक बात है, सरकार के ऊपर प्रेशर रहती है कि जो कॉमन लोग हैं, जो आम जनता है, उसके हित को भी देखें, ऐसा ना हो कि कीमत बहुत ऊपर चली जाए, और जो उत्पादक है उसके हित को भी देखें कि कीमत इतनी भी नीचे ना आ जाए कि उसको क्या होने लगे, घाटा होने लगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आम जनता और उत्पादकों को परिस्थितिजन्य शोषण से बचाने के लिए कीमत के निर्धारण के 2 उपाय हैं। पहला उपाय हो जाता है कीमत छत, प्राइस सीलिंग, और इस कीमत छत से क्या होता है, एक अधिकतम कीमत तय की जाती है कि कोई भी चीज इस अधिकतम लिमिट से ज्यादा नहीं बिकेगी, तो यहां उपभोक्ताओं को राहत मिलती है। और उत्पादक वर्ग के लिए क्या होता है, कीमत फर्श। कीमत फर्श यानी निचला हिस्सा, मतलब कि भैया इससे नीचे नहीं जाएगा, इससे नीचे किसी भी कीमत पर आप नहीं बेचेंगे या कोई नहीं खरीदेगा, सरकार इसकी गारंटी लेती है। तो ये 2 तरीके क्या हैं, इसको थोड़ा सा हम देख लेंगे। ठीक है, इसका विस्तरण अगर आप देखें, हाँ, तो इसमें क्या होता है, कीमत की अधिकतम सीमा, तो कीमत की अधिकतम सीमा किसके द्वारा तय की जाती है, कीमत छत के द्वारा। ठीक, और न्यूनतम सीमा किसके द्वारा की जाती है, कीमत फर्श के द्वारा। यही हम पढ़ रहे थे, प्राइस फ्लोर एंड प्राइस सीलिंग, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये अर्थशास्त्र की बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। कीमत छत या प्राइस सीलिंग सरकार द्वारा जनता के हित में उठाया गया एक कदम है। जनता के हित के लिए, जनता को शोषण के बचाने के लिए ये कदम उठाए जाते हैं। प्रतियोगी बाजार में कीमत का निर्धारण मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा किया जाता है। सरकार द्वारा जीवन हेतु आवश्यक वस्तुओं के मूल्य पर नियंत्रण। सबसे पहले आपके पास सवाल यह आएगा कि भैया ये बताइए कि सरकार जो है ये कीमत छत जो बना रही है, या सरकार जो ये अपनी भूमिका निभा रही है कीमत को निर्धारित करने में, ये क्यों कर रही है। तो आप कहेंगे कि भैया जो कीमत, जो दैनिक जीवन के उपयोग की वस्तुएं हैं, उनके कीमत के नियंत्रण के लिए। एक्चुअली गवर्नमेंट वांट टू हैव अ कंट्रोल। नियंत्रण मतलब ना बहुत बढ़े ना बहुत घटे,
ठीक है। नियंत्रण रखने के लिए उनकी कीमतों की अधिकतम सीमा निर्धारित की जाती है और इसे कीमत छत कहा जाता है। तो कोई भी कीमत बहुत ऊपर न चली जाए, इस बात को एश्योर करने के लिए कीमत छत बनाया जाता है। जीवन हेतु आवश्यक वस्तुओं में गेहूं, चावल, शक्कर, मिट्टी, तेल जैसी अनेक वस्तुएं हैं। तो कीमत छत को अधिकतम समर्थक कीमत या मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस ये कहा जाता है। ये मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस है, ठीक है। जैसे सरकारी दुकानों में आप देखेंगे कि सरकार बोलेगी कि हम 2 रुपए किलो से ज्यादा में गेहूं नहीं बेचेंगे, तो ये मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस है कि ठीक है, इससे ज्यादा आपको पैसा नहीं देना है। ये कीमत छत की कहानी होती है। और ये किसके लिए किया जाता है? ये बेसिकली उपभोक्ता के हित के लिए किया जाता है। तो जो कीमत छत होती है ना, जो प्राइस सीलिंग होती है, वो उपभोक्ताओं को ध्यान में रख के किया जाता है। और वही जब आप प्राइस फ्लोर पर आएंगे तो वहां पर फिर वो उत्पादकों के लिए किया जाता है। जब शासन किसी वस्तु की कीमत उसकी संतुलन या साम्य कीमत से कम कीमत छत की युक्ति अपनाकर वस्तु की कीमत को अधिकतम सीमा में निर्धारित करता है, तो आम जनता और गरीब वर्ग उसे सरलतापूर्वक खरीद पाते हैं। जैसे मान लीजिए यहां क्या था, ये मान लीजिए मांग है, ये मान लीजिए पूर्ति है। जहां एक दूसरे को काटते हैं ये संतुलन कीमत होता है। ये ओपी क्या हो गया? संतुलन कीमत हो गया। ठीक कि हाँ भैया कि ठीक है, ये ओपी जो है ये संतुलित कीमत है। और अब लोग उसको क्या कर पा रहे हैं? अब इसको यहां तक ओक्यू तक खरीद रहे हैं। लेकिन सरकार कहती है कि नहीं, हम यहां कीमत नहीं करेंगे, हम कीमत यहीं डिसाइड कर देंगे। ये जो P1 है उससे ज्यादा आप किसी कीमत पर नहीं बेचेंगे। तो साम्य कीमत से कम कीमत कर दिया जाता है। किसमें? जब कीमत छत को अपनाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि कीमत छत को लगाने के बाद जो वस्तुओं की कीमत है वो साम्य कीमत से ऊपर होती है कि नीचे होती है? तो जाहिर सी बात है वो नीचे होती है। अच्छा, कीमत फर्श की बात करें तो कीमत फर्श या प्राइस फ्लोर सरकार द्वारा उत्पादकों के हित में उठाया गया कदम है। इसके अंतर्गत सरकार उत्पादकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की न्यूनतम कीमत निर्धारित करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब सरकार ये कहते हैं कि नहीं ये नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं आप करेंगे कि सरकार या किसान ने या किसी ने कुछ उत्पादन कर दिया तो इसको आप 2 रुपए में खरीदेंगे, नहीं, कि इतना तो आपको कीमत देना ही पड़ेगा। यह न्यूनतम कीमत इतनी अवश्य होती है कि उत्पादक इस पर अपनी लागत को वसूल कर ले। लेकिन ये हर चीज में नहीं अप्लाई किया जाता है। जनरली गवर्नमेंट किसानों के हेल्प में ज्यादा करती है। जो किसान कृषि में उतार रहे हो, कृषि की रक्षा के लिए, किसानों के हितों की रक्षा के लिए ये न्यूनतम समर्थन मूल्य लगाया जाता है। ठीक है। कृषि क्षेत्र की उपजों में कृषक वर्ग का शोषण न हो और वह उत्पादन हेतु प्रोत्साहन पाता रहे, इसके लिए शासन कृषि उपजों पर न्यूनतम समर्थन कीमत निर्धारित कर देती है। वही मैं कह रहा था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी जो भी कृषि के उत्पादन है उस पर क्या करती है सरकार? एक न्यूनतम समर्थन कीमत अप्लाई कर देती है, जिससे उनके हितों की रक्षा होती रहे। न्यूनतम समर्थन कीमत से बाजार में मांग एवं पूर्ति की चाहे जो दशाएं मौजूद रहें, किसान एक निश्चित कीमत की नियमितता के लिए आश्वस्त रहता है। किसान को ये कंफर्मेशन रहती है कि ठीक बात है, चाहे बाजार में गेहूं सस्ता है, महंगा है, मौसम जैसा भी हो रहा है, पर हमको कम से कम इतनी कीमत अपने गेहूं की मिल जाएगी, इतनी कीमत अपने धान की मिल जाएगी। ये जो निश्चिंतता है ये बहुत जरूरी है। शासन द्वारा गेहूं, सोयाबीन, लहसुन, प्याज, आलू, गन्ना प्रतिवर्ष इसके लिए न्यूनतम समर्थन कीमत की घोषणा की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस प्रकार कीमत फर्श या प्राइस फ्लोर से आशय उत्पादकों के हितों में शासन द्वारा निर्धारित उस न्यूनतम समर्थन कीमत से है जो बाजार कीमत या संतुलित कीमत से ऊपर निर्धारित होता है। जैसे मान लीजिए कि मांग और पूर्ति के द्वारा हमने तो कीमत गेहूं की यहां आ रही थी, सरकार ने कहा इसमें तो किसानों का घाटा हो जाएगा, तो सरकार कहेगी कि नहीं, कीमत कम से कम यहां होनी चाहिए। तो जहां पर उपभोक्ताओं वाला काम था, जहां अधिकतम समर्थन मूल्य था, जहां कीमत छत थी, वहां सरकार कीमत साम्य कीमत से नीचे कर देती है। लेकिन जहां कीमत फर्श वाली बात आती है, प्राइस फ्लोर वाली बात होती है, वहां सरकार कीमत संतुलित कीमत से ऊपर तय कर देती है, ताकि बहुत नुकसान या घाटा उत्पादकों को न हो। ये अपने आप में कि भाई जो सामान्य मूल्य है, नॉर्मल प्राइस है और बाजार मूल्य है, उसका क्या अंतर देखा जाता है। अब देखिए, एक चीज तो मैंने आपको पहले ही बताई थी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सरकार कई बार क्या करती है कि कीमत कुछ डिसाइड हो रहती है, लेकिन अचानक कीमत कुछ हो जाती है। इसके अलावा कभी आप देखते होंगे कि बाजार में जो एक पर्टिकुलर बाजार में एक जो नॉर्मल प्राइस किसी चीज की है, जैसे मान लीजिए पेन है, इसकी कीमत 10 रुपए है, पर अचानक किसी कारण से उस दिन वो पेन 20 रुपए का बिक रहा होता है कई बार ऐसा इंटरेस्टिंग या ऐसा एबनॉर्मल सिचुएशन होता है कि ऐसा भी होता है। इसी तरह का कुछ प्रैक्टिकल अंतर है जिसको हम समझेंगे थोड़ा।
देखिए, बाजार मूल्य किसी वस्तु का वह मूल्य होता है जो बाजार में अति अल्पकाल के लिए प्रचलित होता है। अति अल्पकाल का मतलब क्या है? अति अल्पकाल के लिए प्रचलित होने का मतलब यह है जो बहुत कम समय के लिए अचानक हो जाता है। जैसे एग्जांपल समझिए, मान लीजिए अचानक क्या हुआ कि कोई एक दुकान है, उस दुकान पर लेट समझिए क्रिकेट की बॉल रखी हुई है, ठीक है, क्रिकेट की बॉल रखी हुई है। अब रोज वो बेचारा एक बॉल 10 रुपए में किसी बच्चे को बेच रहा है। अब हुआ क्या कि अचानक उस दुकान के पास एक दिन बॉल लेट सपोज बॉल कैचिंग कंपटीशन हो गया कि कौन बहुत ऊपर बॉल फेंक के कैच कर सकता है, और अचानक वहां 100 लोग आ गए उस कंपटीशन में। अब वो 100 के 100 लोग उस शॉप पे पहुंच गए, या अगल बगल के 2-3 शॉप थी वहां पहुंच गए, और सब लोग बॉल खरीदने लगे। अब यार उन सबके पास मिला के कुल 30-40 बॉल थी, किसी के पास, किसी दुकान में 10, किसी में 5, किसी में 20। अब जो बॉल 10 रुपए की होगी, जब वो देखेगा कि 200 लोग खड़े हैं खरीदने के लिए, अब वो 10 मिनट के अंदर एकदम मार्केट में दूसरा सप्लाई तो ला नहीं देगा कि अच्छा मेरे पास 20 बॉल है, मैं गोदाम में जाके या फैक्ट्री में जाके 500 बॉल ले आता हूं। तो वो सब कहेंगे कि भाई हमारे पास बॉल 30 है, मांगने वाले 200 हैं। अचानक ये 10 रुपए की बॉल की कीमत 50 रुपए हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो जो अति अल्पकाल में जो बहुत कम समय के लिए किसी विशेष कारण से कीमतें एकदम बढ़ या घट जाती हैं, वो बाजार मूल्य कहलाती हैं। अल्पकाल में समय इतना कम होता है कि पूर्ति को बढ़ाना संभव नहीं होता। मान लीजिए अचानक बहुत डिमांड आ गई तो आप पूर्ति को नहीं बढ़ा पाएंगे। तो जनरल जो सामान्य कीमत होती है वो तो डेली वाली कीमत होती है कि ठीक है, हाँ जैसे आलू है वो 30 रुपए किलो एक जनरल है कि बिकेगा। अब अचानक किसी दिन बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई और आलू की कीमत 100 रुपए हो जाए, तो फिर वो बाजार मूल्य होती है जो एक्चुअल में बिक रही होती है। यदि वस्तु टिकाऊ है तो पूर्ति केवल गोदामों में रखो स्टॉक तक सीमित रहती है। इसलिए बाजार मूल्य निर्धारण में मुख्य प्रभाव मांग का पड़ता है। तो जब आप बाजार मूल्य की बात करते हैं तो वहां मांग सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि किसी चीज की मांग कितनी है। अगर मांग बहुत बढ़ जाएगी तो कीमत फिर बढ़ेगी, कोई रोक नहीं सकता उसको। यदि मांग बढ़ जाती है तो मूल्य बढ़ जाता है, और यदि मांग कम हो जाती है तो मूल्य घट जाता है। अब जैसे मान लीजिए बाजार में कोई व्यक्ति मछली बेचने के लिए लाया, अब वो तालाब से मछली लेकर आ गया और वहां पर उसने 10 मछलियां रख दी और बोला कि एक मछली की जो प्राइस होगी वो कम से कम, उसने 10 मछलियां रख दी और बोल दिया कि अगर एक मछली खरीदनी है तो आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे। अब पता लगा घंटे बीत गए, शाम होने लगी, कोई मछली खरीदने आया ही नहीं। अब अगर वो घर ले जाएगा तो सारी की सारी मछलियां खराब हो जाएंगी, कल तो 5 रुपए भी कोई नहीं देगा। तो हो सकता है कि 100 रुपए की मछली को वो 20 रुपए में बेच के चला जाए, यानी मांग ही नहीं हुई तो उसकी कीमत एकदम से घट जाएगी। तो ये सिचुएशन होती है। अतः यह कहा जा सकता है कि बाजार मूल्य मांग और पूर्ति के अस्थायी संतुलन के परिणाम स्वरूप निर्धारित होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, अस्थायी संतुलन। देखिए बाकी जो कीमत निर्धारण था, मैंने जो पहले के सेशन में बताया था उसमें यह बताया था कि भाई मांग और पूर्ति जहां पर डिसाइड हो जाता है वही मेन कीमत हो जाती है। लेकिन जो बाजार मूल्य है वो अस्थायी संतुलन है कि भाई पहले से तय था कि हम 20 रुपए में बेचेंगे मांग और पूर्ति की वजह से, लेकिन उस दिन एकदम से मांग घट गई और मान लीजिए कि ये मांग जो यहां थी वो घट के यहां आ गई, तो अब वो आराम से ये कीमत नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो जो उस समय मांग की स्थिति रहेगी उसी हिसाब से, या मांग ऊपर चली गई तो ऊपर चली जाएगी। तो ये स्थिति देखी जाती है कि जो बाजार मूल्य होता है एक अस्थायी संतुलन से बनता है, बहुत कम समय के लिए कीमत बनती है और ये एकदम से कभी भी घट और बढ़ सकता है। ठीक है, सामान्य मूल्य क्या है? अच्छा, बाजार मूल्य क्या है? वो एग्जैक्ट कितने में कीमत बिक रही है वो ही बताता है। सामान्य मूल्य है उस मूल्य को कहते हैं जिसका निर्धारण वस्तु की मांग और पूर्ति की स्थायी शक्तियों द्वारा दीर्घकाल के लिए होता है। कि ठीक है चलो मांग और पूर्ति को हमने देख लिया और कुछ दिनों तक कोई चीज इसी पर बिकेगी, अब इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। दीर्घकाल में वस्तु की पूर्ति को मांग के अनुरूप किया जा सकता है। तो अब इसमें इतना समय होता है कि मान लीजिए अगर यहां मांग बढ़ के यहां आ भी गई तो वो उतनी ही पूर्ति बढ़ा लेगा और कीमत फिर उतनी हो जाएगी जितनी पहली थी, है ना। तो यहां पर अगर मांग बढ़ भी जाता है तो फिर सामान्य कीमत पर कोई बहुत असर नहीं पड़ेगा क्योंकि समय बहुत रहता है और जितनी मांग बढ़ी उतना वो पूर्ति और बढ़ा के उस चीज को नॉर्मलाइज कर सकता है, उस चीज को अकोमोडेट कर सकता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, नई फर्में उद्योग में प्रवेश कर सकती हैं और पुरानी अकुशल फर्में बाहर जा सकती हैं। तो पूर्ति को बढ़ाकर या घटाकर मांग की दशाओं के अनुरूप करना संभव हो जाता है और सामान्य मूल्य एक स्थायी मूल्य होता है। तो यहां कहने का कुल तात्पर्य यह है कि अगर कोई वस्तु है उसकी कोई एक निश्चित मांग हो रही है, चाहे मांग बढ़ जाए चाहे मांग घट जाए, तो पूर्ति को भी उसी अनुसार घटा और बढ़ाकर सामान्य मूल्य को स्थायी कर लिया जाता है। तो बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में अंतर क्या है? बाजार मूल्य एक अस्थायी मूल्य हो गया जबकि जो सामान्य मूल्य है वो स्थायी मूल्य हो जाता है। बाजार और मांग और पूर्ति के अस्थायी संतुलन से बनता है और जो सामान्य कीमत है वो स्थायी संतुलन से बनता हुआ दिखाई पड़ता है। बाजार मूल्य में आप पूर्ति को घटा या बढ़ाकर उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन सामान्य मूल्य को पूर्ति को घटा बढ़ाकर कर लिया जाता है। अब अगर मैं आपको ऐसा अंतर दिखाना चाहूं तो आप देख सकते हैं
कि बाजार मूल्य अति अल्पकालीन मूल्य होता है, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। सामान्य मूल्य दीर्घकालीन मूल्य होता है, लंबे समय के लिए होता है। बाजार मूल्य मांग और पूर्ति की शक्तियों का अस्थायी संतुलन है, जबकि सामान्य मूल्य मांग और पूर्ति की शक्तियों का एक स्थायी संतुलन माना जाता है। ठीक, तो ये अस्थायी संतुलन है और ये स्थायी संतुलन है। बाजार मूल्य के निर्धारण में मांग का प्रमुख एवं सक्रिय प्रभाव होता है, जबकि पूर्ति यहां पर निष्क्रिय रहती है। मैंने आपको बताया जो मार्केट प्राइस है यहां पर पूर्ति का कोई रोल नहीं है, सप्लाई कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती है, लेकिन यहां पर क्या करता है, मांग सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और यहां क्या है, सामान्य मूल्य में निर्धारण में मांग की अपेक्षा पूर्ति का अधिक प्रभाव होता है और पूर्ति अधिक सक्रिय भूमिका निभाती है। बाजार मूल्य सभी प्रकार की वस्तुएं, चाहे वो पुनरुत्पादनीय वस्तुएं हो या निरुत्पादनीय हो, सबका बाजार मूल्य होता है, सबका एक वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम रहता है। सामान्य मूल्य केवल पुनरुत्पादनीय वस्तुओं का ही होता है, जिसको बार बार हम उत्पादन कर सकें, जिसकी पूर्ति को बढ़ा सकें, उसी का सामान्य मूल्य माना जाता है। एक बार की चीज का सामान्य मूल्य नहीं होता है। वह पुनरुत्पादनीय हो, निरुत्पादनीय वस्तुओं की पूर्ति तो बेलोच होती है, अर्थात पूर्ति को परिवर्तन करना संभव नहीं होता। तो अगर कोई ऐसी वस्तु है जो एक ही बार हुई है फिर दोबारा नहीं बना सकते, तो उसकी पूर्ति का तो कोई फिक्स नहीं है कि बढ़ा पाएंगे कि नहीं बढ़ा पाएंगे, तो उसका सामान्य मूल्य नहीं हो सकता। जो पुनरुत्पादनीय है उसी का सामान्य मूल्य होगा, और बाजार मूल्य तो पुनरुत्पादनीय और गैर पुनरुत्पादनीय दोनों का होता है। बाजार मूल्य किसी समय विशेष में प्रचलित वास्तविक मूल्य होता है, जिसको बोलते हैं ना रियल प्राइस। क्या बोलते हैं, रियल प्राइस। मतलब कि एक निश्चित समय पर कोई चीज कितने में बिक रही है वो बाजार मूल्य है। लेकिन जो सामान्य मूल्य है वो काल्पनिक होता है। हम मान के चलते हैं कि ठीक है भैया, ये मान के चला जा रहा है कि जो आलू है वो 30 रुपए किलो के आसपास बिकेगा। अब जरूरी नहीं कि वो उस दिन मार्केट में 30 ही बिक रहा हो, उस दिन मार्केट में अचानक पूरे शहर में भंडारा होने लग गया, सारा आलू चला गया, तो हो सकता है वो 50 हो जाए, तो वो बाजार मूल्य होगा जो एक्चुअली होगा। सामान्य मूल्य में इस दृष्टिकोण से वास्तविकता है कि यह एक केंद्र बिंदु की भांति है। बिल्कुल ठीक बात। सामान्य मूल्य एक सेंट्रल आइडिया देता है कि चलो भाई आलू 30 रुपए है तो इसी के आसपास बिकेगा, चाहे 25 बिक जाए, चाहे 35 बिक जाए, जो बिक जाए, है ना। एक केंद्र बिंदु देता है, एक आइडिया दे देता है, जिसके चारों ओर बाजार मूल्य घूमता रहता है, 2 रुपए अधिक 2 रुपए कम में घूमता रहेगा। जैसे आप मार्केट में चले गए, किसी कपड़े पे लिखा है 30 रुपए का ये रुमाल है, अब आप मार्केट में जो है दुकानदार से 28 में ले लीजिए या वो 32 में बेच दे, ये हो सकता है, लेकिन जनरल कीमत 30 होगी। वह सामान्य मूल्य के बराबर होने की प्रवृत्ति रखता है, तो जो उस समय कीमत घूमेगी वो सामान्य मूल्य के आसपास हो सकती है। तो बाजार मूल्य आपको एग्जैक्ट कीमत जो मार्केट में चल रही होती है वो फिगर बताता है, और सामान्य मूल्य जिसके आसपास बाजार मूल्य घूम रही होती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं एडमिनिस्टर्ड प्राइस या गवर्न्ड प्राइस। अब देखिए, मैंने आपको एक अलग से टॉपिक पढ़ाया था कि सरकार की क्या भूमिका होती है कीमत के निर्धारण में। हमने ये बात बहुत अच्छे तरीके से देख ली थी कि ये बात ठीक है कि कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा किया जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा कीमत या तो इतना ऊपर चला जाएगा कि उपभोक्ताओं के लिए बहुत ज्यादा वो बर्डन बन जाए, या वो हो सकता है इतना नीचे चला आए कि जो उत्पादक वर्ग है उसको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़े। ऐसी सिचुएशन हो सकती है। इन्हीं दोनों अतिरेक या एक्सट्रीम सिचुएशन से बचने के लिए कई बार सरकार भी बीच में हस्तक्षेप करती है और वो कुछ अलग से प्राइसेस जो है मार्केट में तय करती है। तो अगर आप प्रशासकीय कीमत की बात करें तो कीमत सीमा और कीमत तल ये दो चीजें हैं, जिसको आप कीमत सीमा को कीमत छत भी कहते हैं। कीमत छत, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर। ठीक, ये दो चीजें होती हैं। तो अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि प्रशासकीय कीमत क्या है, क्या केवल कीमत सीमा है या कीमत तल है या क और ख दोनों है। तो जाहिर सी बात है इसमें क और ख दोनों हो जाएगा। दोनों जगहों पर ये कीमत को एक तरह से नियंत्रित किया जाता है। जो कीमत सीमा होती है ये किसी भी वस्तु की अधिकतम कीमत होती है, यानी कोई भी वस्तु इससे अधिक मूल्य पर नहीं बेची जा सकती। ठीक है, ये अधिकतम कीमत होती है। ठीक है, और ये किसको ध्यान में रखकर किया जाता है, ये उपभोक्ता या ग्राहकों को ध्यान में रखकर किया जाता है कि कोई भी ऐसा वर्ग ना हो जो आवश्यक चीजों से वंचित रह जाए। अच्छा, कीमत तल जो है ये क्या होती है, न्यूनतम कीमत होती है। न्यूनतम कीमत यानी इससे कम में कोई चीज नहीं बेची जा सकती, और ये सरकार उत्पादकों के हितों को देखकर करती है। उत्पादकों के हित को
देखती है। जैसे खास करके जो कृषक वर्ग या किसान वर्ग होता है उसकी कोई फसल बहुत नुकसान ना हो, या मतलब उसको इतना कम दाम ना मिले कि वो क्या हो जाए, बहुत घाटे में चला जाए, तो ये चीजें की जाती हैं। और आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य देखा होगा, मैंने टॉपिक पढ़ाया है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको कहा जाता है वो इसका उदाहरण है। तो यहां पर आंसर ये क और ख दोनों हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिमांग देखने को मिलती है, इसको अभिमांग नहीं अधिमांग बल्कि कह लीजिए, अधिमांग, ठीक है, अधिमांग। अधिमांग देखने को मिलती है उच्चतम निर्धारित कीमत में, निम्नतम निर्धारित कीमत में, बाजार निर्धारित कीमत में, या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा उच्चतम निर्धारित कीमत में। यानी कई बार ऐसा होता है कि अधिमांग मतलब क्या है, मांग, जैसे मान लीजिए लेट सपोज ये मांग और पूर्ति बराबर हो गई, अब यहां पर एक कीमत हो गई, अब इससे ऊपर भी अगर कीमत मांग चली गई तो कीमत बढ़ेगी, ठीक। तो अब क्या होता है कि अगर उच्चतम कीमत निर्धारित, अब ये मांग बढ़ने से तो कीमत बढ़नी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट एक उच्चतम कीमत डिसाइड कर देती है कि इससे ज्यादा कीमत नहीं जानी चाहिए। तो उच्चतम कीमत को निर्धारित करने की जरूरत अधिमांग वाले ही स्थिति में पड़ती है, जब मांग बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाए और कीमत बहुत भागने लगे। अगला सवाल है, कीमत सीमा तथा कीमत तल का निर्धारण कौन करता है? उपभोक्ता, उत्पादक, न्यायालय या सरकार? तो कीमत सीमा यानी कितने अधिकतम कीमत होनी चाहिए और कितनी न्यूनतम कीमत होनी चाहिए, ये ना तो उपभोक्ता तय करेगा, ना उत्पादक तय करेगा, ना सरकार, न्यायालय तय करेगी। कौन तय करेगा? जाहिर सी बात है इसमें सरकार तय करेगी। गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी भूमिका निभाती है। गवर्नमेंट जैसे कई सारे फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है कि इससे कम में नहीं बिकना चाहिए, कुछ चीजों का अपर कीमत तय करेगी। मैंने कई बार एग्जाम्पल आपको सेशन में बताया, जैसे जब डेंगू बहुत ज्यादा दिल्ली में फैल रहा था तो बहुत सारे पैथोलॉजी लैब्स थे जहां पर 800-900 रुपए की जांच हो रही थी। तो गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, आप कोई भी मेडिकल टेस्ट 300 या 400 रुपए से ज्यादा में नहीं करेंगे। तो इस स्थिति में क्या होता है, सरकार ही तय करती है कीमत का, कीमत तल या कीमत सीमा। तो घ हो जाएगा। इसको आप कह सकते हैं कि प्रशासकीय कीमत तय करना या गवर्नमेंट की भूमिका इसमें होना, ये इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, राशन की दुकान पर गेहूं की कीमत क्या कहलाएगी? बाजार कीमत, कीमत सीमा, साम्य कीमत या कीमत तल? सही जवाब क्या हो जाएगा? कीमत तल। अब क्या होगा, जो राशन की दुकान होगी, जो जहां पर गेहूं बेची जाएगी, वो कीमत नहीं आएगी, न्यूनतम कीमत पर बेची जा रही है, इससे कम में वो चीज नहीं बेची जाएगी, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए। किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्ति द्वारा निर्धारित होती है? किसने ये कहा? देखो, 2-3 फिलॉसफीज थी, 2-3 थियरीज थी। एक थियरी ने ये बोला कि भैया केवल जो मांग है, जिस चीज की हम मांग करते हैं उसी अनुसार क्या होता है, कीमत डिसाइड होता है। एक पक्ष ने ये कहा कि नहीं, हम कितना पूर्ति करेंगे इस बात पर डिपेंड करता है कि कीमत क्या होनी चाहिए। लेकिन असलियत यह है कि मांग और पूर्ति दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, दोनों की शक्तियों के द्वारा ही कीमत का निर्धारण होता है। अगर आप पूर्ति करते जाइए, कीमत मांग ही ना हो तो भी कीमत का निर्धारण नहीं होगा, और मांग करते जाइए पूर्ति ही ना हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो इसलिए इन विभिन्न अर्थशास्त्रियों में से अगर आप देखें तो मार्शल ने यह बोला कि भैया वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति दोनों की शक्तियों के द्वारा निर्धारित होगी। जहां पर दोनों बराबर होंगे वो साम्य कीमत होगी, और किसी एक के बढ़ने घटने से कीमत पर प्रभाव भी पड़ेगा। वो क्या प्रभाव पड़ेगा हमने बहुत डिटेल में चैप्टर में देखा हुआ है, ठीक बात है। लेकिन मांग और पूर्ति दोनों का फर्क पड़ता है, दोनों की शक्तियों के द्वारा कीमत का निर्धारण होता है। ये फिलॉसफी या ये जो थ्योरी थी ये मार्शल की थी। अगला सवाल है, कीमत निर्धारण में समय तत्व का विचार किसने दिया? समय तत्व का विचार मतलब कि टाइम भी डिसाइड करता है कि कीमत क्या होगी। जैसे हमने ये पढ़ा था कि अगर मान लीजिए बहुत अल्पकालीन या अति अल्पकालीन अगर समय है तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में मांग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। मान लीजिए आप 2 घंटे के लिए कोई बाजार लग रहा है और बहुत ज्यादा मांग बढ़ने लग गई, तो आप तुरंत पूर्ति नहीं कर पाएंगे, तुरंत उस चीज को ला नहीं पाएंगे, तो कीमत बहुत ज्यादा बढ़ेगी। अगर बहुत लंबा टाइम है तो हो सकता है कि जितनी मांग हो उतनी पूर्ति हो जाए तो कीमत पे फर्क ना पड़े। तो कुल मिला जुलाकर जो कीमत है इसमें समय का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये थ्योरी किसने दी? तो अगेन ये थ्योरी मार्शल की थ्योरी थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने चैप्टर में देखा है कि कैसे समय के अनुसार भी कीमतें तय होती हैं। जैसे मैंने मछली का एग्जांपल आपको दिया था कि मान लीजिए अगर 1 घंटे के लिए किसी मछली का बाजार लगाया जाए और वहां पर अचानक बहुत डिमांड बढ़ जाए और मछली 5 लाई है तालाब से। अब ऐसा थोड़ी है कि 1 घंटे के लिए मछली लाया गया है तो आप तुरंत 5 मछली और ला देंगे, उतना समय नहीं है आपके पास, तो कीमत आप बढ़ाते जाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत दिन तक मछली रख सकें कि कल को सप्लाई कर देंगे और आप स्टॉक बना लेंगे। तो अगर बहुत कम डिमांड होगी तो आपको कम सस्ते में भी बेच के आना पड़ेगा, वरना मछली खराब हो जाएगी। तो यहां पर टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ गया। ऐसे ही जो लोहे की इंडस्ट्री है, जो खनिजों की इंडस्ट्री है, उसके पास बहुत समय होता है।
आज अगर डिमांड हो रही है तो 1 महीने बाद वो फिर दोबारा वो सप्लाई पूरी की जा सकती है। तो समय भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कीमत निर्धारण में, ये भी आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, साधन कीमत निर्धारण के लिए निम्न में से कौन सा घटक है? साधन कीमत मतलब क्या? उत्पादन के जो साधन होते हैं उनकी भी तो कीमतें होती हैं। जैसे मान लीजिए श्रम है, तो श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति जिस कीमत पर हो जाएगी वो साधन का कीमत निर्धारण हो जाएगा। तो साधन कीमत निर्धारण के लिए जो घटक है, लगान, मजदूरी, ब्याज या उपयुक्त सही, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? लगान, ब्याज और मजदूरी, ये सभी इसमें आ जाते हैं। क्योंकि हमको पता है उत्पादन के साधन क्या होते हैं। उत्पादन के साधन में अगर आप देखें तो भूमि, ठीक है, पूंजी, ठीक है, इसके अलावा लैंड, लेबर, कैपिटल, पूंजी, हाँ, श्रम और साहस या साहसी, ये 4 तरह के मुख्य रूप से क्या होते हैं? एक तरह से उत्पादन के साधन हैं। तो भूमि के बदले में क्या दिया जाता है? लगान। श्रम के पूंजी के बदले में क्या दिया जाता है? ब्याज। ठीक, श्रम के बदले में मजदूरी या तनख्वाह या पारितोषिक, ठीक है, और साहस को मिलता है लाभ। ठीक है ना? तो ये सारे उत्पादन के साधनों के पुरस्कार हैं। तो ये तीनों चारों जो होंगे वो कीमत निर्धारण में इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। ठीक है, अगला सवाल है, एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म को निम्नलिखित का सामना करना पड़ता है। अगर एक परफेक्ट कंपटीशन वाला, पूर्ण प्रतिस्पर्धा वाला फर्म हो तो क्या क्या सामना करना पड़ेगा? स्थिर कीमत, स्थिर औसत आगम, स्थिर सीमांत आगम या उपयुक्त सभी। अब आपको मैंने प्रीवियस चैप्टर में भी ये चीज बताई थी। जो पूर्ण प्रतियोगी फर्म होता है उसके वहां क्या होता है? वहां पर कीमत बराबर होती है हमेशा। हमेशा क्या होगी? कीमत बिल्कुल बराबर रहेगी, क्योंकि आप कीमत बदल नहीं सकते। तो मान लीजिए अगर ये अगर इकाई, अगर यूनिट आप यहां ले लें तो चाहे जितना भी उत्पादन हो, 1 2 3 4, कीमत हमेशा 2 2 2 2 या 10 10 10 जो भी रहेगी वो रहेगी। अब लेट सपोज यहां पर अगर आप टोटल प्रोडक्शन निकालना चाहें, अच्छा यहां पर टोटल रेवेन्यू निकालना चाहें, तो एक इकाई में से आप कीमत और इकाई को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आगम निकल जाता है। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौका 8। तो कुल आगम तो बढ़ती जा रही है, लेकिन सवाल क्या है? एक तो स्थिर कीमत यहां रहेगी, ये तो बात बिल्कुल सही हो गई। अब क्या औसत आगम भी स्थिर रहेगा और सीमांत आगम भी स्थिर रहेगा? देख लीजिए, औसत आगम कैसे निकालते हैं? कुल आगम को इकाई से भाग देकर, 2 से 1 को करिए 2 आ जाएगा, 4 से 2 को करिए 2 आ जाएगा, 6 को 3 से डिवाइड करिए 2 आ जाएगा, 8 को 4 से करिए 2 आ जाएगा। यानी ये पॉइंट भी सही है कि औसत आगम भी यहां पर स्थिर रहती है। क्या सीमांत आगम भी स्थिर रहती है? बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही बताया था। देख लीजिए, ये सीमांत आगम अगर आप देखेंगे तो पहला औसत आगम ही बन जाता है सीमांत आगम। उसके बाद जितने का गैप कुल आगम में होता है वही हो जाता है। 4 में से 2 2, 6 में से 4 2, 8 में से 6 2, यानी कुल आगम का जो गैप होता है वही तो सीमांत आगम होता है। मैंने डिटेल में कराया है। अब आपके सामने ये क्वेश्चन प्रूव हो गया, कीमत भी स्थिर रहेगी, औसत आगम भी स्थिर रहेगी, सीमांत आगम भी स्थिर रहेगी, यानी उपयुक्त सभी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक तरह का ये रिवीजन क्वेश्चन था आपके लिए। और इसीलिए जो ग्राफ बनता है वो भी कैसे बनता है? बिल्कुल ऐसा बनता है। ठीक है, AR इक्वल्स टू MR इक्वल्स टू प्राइस, यही पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का ग्राफ होता है। देखा है ना आपने? तो इसलिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक, कोई डाउट नहीं सर? ठीक है, सारी चीजों को कनेक्ट करके चलिए। देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र में आप कभी मत देखिए कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से है। सारे चैप्टर के सारे पॉइंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये बात समझ लीजिएगा आप। और इसीलिए ये चाहे सीमांत आगम हो, सीमांत लागत हो, सीमांत उत्पादन हो, सबका एक तरह से जो पूरा फॉर्मूला और तरीका चलता है एक जैसा चलता है। मांग पूर्ति, फिर एक जगह मांग पूर्ति आपने अलग से पढ़ा, फिर कीमत निर्धारण में फिर दोनों एक साथ आ गए। तो अब मांग और पूर्ति क्यों घटते बढ़ते, कैसे, क्या रीजन होता है, वो इसके क्वेश्चन में भी आएगा। जैसे चैप्टर नंबर 4 में जो आपने पूर्ण प्रतियोगिता बाजार पढ़ा, उसके साथ बाजार के कुछ और प्रकार मैंने बताए, तो चैप्टर नंबर 6 का जो अपूर्ण प्रतियोगिता है वहां वो आ जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन से चैप्टर में क्या क्वेश्चन आया। आपको सिर्फ क्वेश्चन और पॉइंट्स बिल्कुल तैयार रखने हैं कि जहां भी पूछेगा हम उसका आंसर दे देंगे। दे आर वेरी मच इंटर रिलेटेड। अगला सवाल है, अति अल्पकाल में पूर्ति होती है, पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः बेलोचदार, लोचदार, इनमें से कोई नहीं। देखिए, अति अल्पकाल का मतलब क्या है? बहुत छोटा समय है। तो बहुत कम अगर समय रहेगा, मान लीजिए 1 घंटे का बाजार है और आपसे बोला जाए कि फिर पूर्ति बढ़ा लीजिए, क्या आप बढ़ा पाएंगे? नहीं बढ़ा पाएंगे, समय ही नहीं है। प्रोडक्शन आप फिर से थोड़ी कर लेंगे। तो अगर बहुत कम समय रहता है तो वहां जो पूर्ति होती है वो क्या होती है? पूर्णतः बेलोचदार होती है। बिल्कुल उसमें चेंज आप नहीं कर पाते हैं, आप चाह के भी नहीं बदल पाएंगे। तो यहां पर अति अल्पकाल में पूर्ति पूर्णतः बेलोचदार यानी कंप्लीटली इनइलास्टिक रहती है।
अगला सवाल है, एक फर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है किस कंडीशन में? पूर्ण प्रतियोगिता में, एक अधिकार में, एकाधिकारी प्रतियोगिता में या अल्पाधिकार में? मांग वक्र पूर्ण लोचदार यानी बिल्कुल मांग घट और बढ़ सकता है किस स्थिति में? अगर पूर्ण प्रतियोगिता हो। कभी भी अगर कीमत थोड़ा भी आगे नीचे ऊपर नीचे हुई तो मांग बहुत ज्यादा या कम तुरंत हो सकता है। अब देखिए एक शब्द में भी आंसर पूछा गया है, पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए सीमांत आगम किसके बराबर होता है? तो हमने देखा था MR इक्वल्स टू AR, पढ़ाई था अभी। तो ये क्या होता है? कीमत के, अच्छा इक्वल्स टू प्राइस, तीनों बराबर थे तो कीमत के बराबर होता है। ठीक है। न्यूनतम मजदूरी निर्धारण कौन सी कीमत कहलाती है? अब कीमत निर्धारण वाला ही पूरा चैप्टर है, तो न्यूनतम मजदूरी निर्धारण जो होगा वो क्या कहलाएगा? न्यूनतम निर्धारित कीमत कहलाएगा, कि इससे कम कीमत में मजदूरी नहीं होगी। जैसे आपने कई राज्यों में देखा होगा ना, एक कानून बनता है, कौन सा? मिनिमम वेजेस एक्ट। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग बेरोजगार होते हैं तो कंपनी वाले क्या करते हैं, 2-2 हजार में काम देना शुरू कर देते हैं। तो सरकार एक नियम बनाती है कि मिनिमम वेजेस एक्ट आपको लगाना पड़ेगा, इससे कम आप मजदूरी नहीं दे सकते। तो ये न्यूनतम निर्धारित कीमत कहलाती है। ठीक है। किस बाजार में विक्रय लागतों का भाव पाया जाता है? ठीक है, अभाव, यहां पर भाव नहीं, अभाव हो जाएगा। विक्रय लागतों का अभाव पाया जाता है। तो विक्रय लागतों का अभाव पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में हमने पढ़ा हुआ है। यहां पर बेचने में आपको बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। कौन सा मूल्य स्थिर रहता है, बाजार मूल्य या सामान्य मूल्य? मैंने आपको बहुत पहले समझाया था ये बात। बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य का अंतर भी इसी चैप्टर में कराया है। देखिए हमने बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में क्या देखा था? बाजार मूल्य जो है वो बहुत अल्पकालीन वास्तविक मूल्य होता है। एक्चुअल में जिस कीमत पर बाजार में उस समय बेचा जा रहा है वो बाजार मूल्य होता है। जैसे मान लीजिए, वैसे तो हमने देख लिया कि मांग और पूर्ति की वजह से 10 रुपए कीमत होनी चाहिए, लेकिन जब आप बाजार में गए तो अचानक मांग बढ़ गई, या जो बाजार दुकानदार और ग्राहक है उसके बीच में कोई साठ गांठ हुआ, तो हो सकता है वो 12 रुपए भी चला जाए, हो सकता है वो 8 रुपए भी आ जाए। तो बाजार मूल्य जो है वो हमेशा घटता बढ़ता रहता है, वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है, वो एक अस्थायी संतुलन होता है मांग और पूर्ति का। लेकिन जो सामान्य मूल्य होता है वो एक सेंटर पॉइंट होता है जो जनरल प्राइस माना जाता है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि आलू की कीमत लगभग 30 रुपए किलो है, तो 30 से 28, 25 या 35, 32 तक जा सकता है। तो जो 28, 25 तक बिक रही है आलू, या 32, 35 तक बिक रही है, वो बाजार मूल्य है। लेकिन जो 30 रुपए केंद्र बिंदु है कि हाँ इसी के आसपास कीमत रहनी चाहिए, वो सामान्य मूल्य होता है। तो सामान्य मूल्य स्थिर रहता है, बाजार मूल्य घटता बढ़ता रहता है। तो यहां पर पूछा है कौन सा मूल्य स्थिर रहता है, तो जवाब हो जाएगा सामान्य मूल्य, जिसको हम जनरल प्राइस बोलते हैं। AR इक्वल्स टू MR इक्वल्स टू MC किस बाजार की विशेषता है? अभी मैंने आपको बताया था, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की। ठीक है। किसी वस्तु या सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित कीमत की ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं? ध्यान रखिए, ऊपरी सीमा की बात की गई है। यानी अगर किसी व्यक्ति या वस्तु या सेवा के लिए सरकार ये कह देगी कि भैया इससे ज्यादा कीमत नहीं होनी चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कीमत, उच्चतम निर्धारित कीमत कहते हैं, हाईएस्ट डिटरमाइंड, हाईएस्ट फिक्स प्राइस। और इसको हम बोलेंगे कीमत छत। इसको कीमत छत या कीमत सीमा भी बोलते हैं। ठीक है, प्राइस सीलिंग जिसको बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। मांग अधिकता किस कीमत में देखने को मिलती है? मांग की अधिकता किस कीमत पर होगी? जाहिर सी बात है कीमत सीमा में होगी, यानी ऊपर वाला जो कीमत होता है वहीं पर मांग अधिकता रहती है, तभी तो कीमत को हाईएस्ट में रोक देते हैं। साम्य कीमत से अधिक कीमत निर्धारण क्या कहलाता है? कीमत तल कहलाता है। ठीक है। अगर साम्य कीमत है और उससे अधिक अगर कीमत का निर्धारण कर दिया जाए, जैसे समझिए बात को, मान लीजिए मैंने ये बोला कि मांग और पूर्ति दोनों मिलकर किसी चीज की कीमत 10 रुपए तय हो गई, लेकिन सरकार ये कह रही कि नहीं, अगर 10 रुपए में ये चीज, मान लो गेहूं है, वो अगर 10 रुपए में बिक रही है तो किसान को तो बहुत घाटा हो जाएगा। ठीक है, डिमांड बहुत कम है इसलिए इसकी कीमत नीचे आ गई होगी, तो इसके थोड़ा ऊपर सरकार तय कर देगी कि चलो इसको मैं 12 रुपए कर देता हूं कि 12 रुपए से कम में ये चीज नहीं बिकेगी। तो ये कीमत तल हो गई, इससे नीचे कीमत नहीं जानी चाहिए। ठीक है। और जो कीमत छत होती है वो साम्य कीमत से नीचे तय होती है, लेकिन साम्य कीमत से अगर ऊपर कोई कीमत तय की जा रही है तो वो कीमत तल है, जिसको अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? प्राइस फ्लोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से समझ लीजिएगा इसको, प्राइस फ्लोर इसको कहते हैं। ठीक है, चलो ग्रेट। संतुलन की अवस्था में उपभोक्ता तथा फर्म दोनों के उद्देश्य क्या होते हैं? अगर संतुलन है, मान लीजिए इक्विलिब्रियम हो गया, तो दोनों का उद्देश्य क्या होगा? संगत हो जाते हैं, दोनों रेडी हो जाते हैं कि ठीक है हम बेचने खरीदने को तैयार हैं। बाजार कीमत और न्यूनतम औसत लागत में क्या संबंध है? तो बाजार कीमत बराबर होता है न्यूनतम औसत लागत के। ठीक है, जिस पर यूनिट इकाई बिक रही है। मांग अधिकता किस कीमत में देखने को मिलती है? अभी मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था, तो ये कीमत सीमा में देखने को मिलती है।
अब कुछ रिक्त स्थान देख लीजिए। मैं आपको एक्चुअली कर क्या रहा हूं, कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में चीजें बिल्कुल घुस जाएं। डैश का आशय संतुलन की स्थिति से है, किसका, साम्य से। तो जब आप इक्विलिब्रियम या साम्य के करती बात करते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि वहां संतुलन की स्थिति बनी हो। अब देखिए, डैश का आशय किसी वस्तु की ऐसी कीमत निर्धारित करता है जो संतुलन में रहती है, तो वही इक्विलिब्रियम कीमत, साम्य कीमत। ठीक है, अगला सवाल है कीमत तल को क्या कहा जाता है। तो कीमत तल जो न्यूनतम है तो उसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे फ्लोर प्राइस। ठीक है, अभी डिटेल में समझाया था। डैश बाजार में फर्म और उद्योग में अंतर नहीं होता, दोनों एक ही होते हैं। तो जाहिर सी बात है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कोई फर्म कह लीजिए या उद्योग इंडस्ट्री कह लीजिए, वही समान बात होती है। बाजार में विज्ञापन लागतें कुछ लागत का एक बड़ा हिस्सा होती हैं। ऐसा कौन सा बाजार होता है, अल्पाधिकार। एकाधिकार जो होगा उसमें विज्ञापन की लागतें नहीं होती हैं, अल्पाधिकार बाजार में लगता है। बाजार में दीर्घकाल में फर्म असामान्य लाभ प्राप्त करती है, एकाधिकार अगर बाजार होगा तो। किसी वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां वस्तु की मांग तथा पूर्ति दोनों क्या होंगी, जाहिर सी बात है दोनों जहां पर बराबर हो जाएं, वही साम्य कीमत होती है और वही कीमत का निर्धारण होता है, तो दोनों बराबर होंगी। कीमत सीमा तथा कीमत तल को डैश कीमतें भी कहते हैं। तो कीमत सीमा और कीमत तल को क्या कहते हैं, प्रशासकीय कीमत कहते हैं, जिसको गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेट करती है, जिसको गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है या गवर्नमेंट अपनी भूमिका या इंटरफेरेंस से लागू करवाती है। कीमत सीमा तथा कीमत तल में परिवर्तन की डैश आवृत्ति होती है। कौन सी आवृत्ति होती है, कम आवृत्ति होती है। मतलब इसमें कोई चेंज किया जाए इसकी संभावना बहुत कम होती है, वो ऑलरेडी सोच समझकर एक तय की गई कीमत होती है। एडम स्मिथ के अनुसार पूर्ण प्रतियोगी बाजार में एक डैश कीमतों में परिवर्तन कर देता है। क्या करता है, एक अदृश्य हाथ, यानी कि जो पीछे से काम कर रहा हो, जैसे गवर्नमेंट की भूमिका या इस तरह की चीज। डैश काल में पूर्ति पूर्णतः बेरोजगार होती है। तो अगर बहुत कम समय रहेगा तो आप पूर्ति को नहीं बदल सकते, ये मैंने आपको बताया है। तो क्या होगा, अति अल्प काल में आप पूर्ति को चेंज करके कीमत में कोई चेंज नहीं कर सकते। साधन मांग डैश मांग होती है। साधन मांग क्या होती है, व्युत्पन्न मांग होती है। ठीक है, ये मैंने करा दिया आपको। FAD सिद्धांत द्वारा प्रस्तुत किया गया था, किसके द्वारा, तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन के द्वारा। आधुनिक विचारधारा के अनुसार लगान साधन की डैश के कारण उत्पन्न होती है। तो ये क्या होता है, विशिष्टता के कारण, यानी कोई ऐसी चीज जिसकी अपनी स्पेसिफिकेशन हो, उसका अगर आप यूज करेंगे, उसमें अगर उसमें स्पेशल क्वालिटीज पाई जा रही है तो आपको उसके लिए लगान देना पड़ेगा। जैसे जैसे कीमत में वृद्धि होती है, मांग की मात्रा में क्या आती है, गिरावट आती है। ये हमने मांग के नियम में भी पढ़ा था और ये कीमत निर्धारण वाले में भी जुड़ी हुई है चीज। अब कुछ सत्य सत्य कर लेते हैं कि बाजार मूल्य काल्पनिक होता है। क्या बाजार मूल्य काल्पनिक होता है, नहीं, बाजार मूल्य तो वास्तविक होता है, क्योंकि उसी मूल्य पर एक्चुअल में चीजें बिक रही होती हैं। तो ये असत्य स्टेटमेंट है। अगला सवाल है सामान्य मूल्य बाजार मूल्य के आसपास घूमने की प्रवृत्ति रखता है। मैंने आपको बताया था जनरल प्राइस एक ऐसा प्राइस होता है जिसके आसपास एक्चुअल कीमत घूम रही होती है। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में सामान्य मूल्य बाजार मूल्य के आसपास घूमने की प्रवृत्ति, नहीं सॉरी, स्टेटमेंट थोड़ा सा उल्टा हो गया। बात तो सही है, सामान्य मूल्य बाजार मूल्य के आसपास नहीं घूमता है, जो बाजार मूल्य है वो सामान्य मूल्य के आसपास घूमता है। तो मान लीजिए अगर मैंने आलू 30 रुपए किलो बताया है तो बाजार मूल्य 28 या 32 इसी के आसपास घूमेगा। तो बाजार मूल्य के आसपास सामान्य मूल्य नहीं घूमती है, बल्कि सामान्य मूल्य के आसपास बाजार मूल्य घूमता है। अगला सवाल है कृषि समर्थन कीमत कार्यक्रम एवं न्यूनतम मजदूरी कीमत निर्धारण, ये किस चीज के उदाहरण है, तो ये उदाहरण है ये कीमत निर्धारण के उदाहरण है। तो अगर कृषि समर्थन मूल्य हो, जैसे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो या कीमत कार्यक्रम हो या न्यूनतम मजदूरी तय करने वाली बात हो, ये सारी चीजें क्या है, ये कीमत निर्धारण के कार्यक्रम है ना, जिसमें हम प्राइस को क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। तो ये बिल्कुल सत्य स्टेटमेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कीमत सीमा के अंतर्गत आधिक्य का सामना करना पड़ता है, ये सत्य है। अगर ज्यादा मांग होगी तभी तो कीमत बढ़ रही होगी, तो उसको निर्धारित कर दिया गया, सीमा लगा दी गई। न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, बिल्कुल सत्य स्टेटमेंट है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इस पर ध्यान रखिएगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब कोई भी जो अनाज या कोई ऐसी चीज हो, अनाजों पर ही तय किया जाता है। इसमें क्या होता है कि इससे कम मूल्य पर वो चीज बाजार में नहीं बिकेगी, गवर्नमेंट उसको कम से कम उतना मूल्य देकर तो खरीदने की गारंटी लेती है। ठीक है। कीमत तल का निर्धारण उत्पादक स्वयं तय करते हैं, ये बिल्कुल असत्य है, इसमें सरकार तय करती है। उत्पादक तो कुछ तय नहीं करते, वो तो मांग पूर्ति के हिसाब से डिसाइड हो जाता है। कीमत सीमा निर्धारण का उद्देश्य लाभ प्राप्त करना होता है, यह असत्य है। ये लाभ प्राप्त नहीं करना होता है, बल्कि उपभोक्ताओं को बहुत बड़े हानि से या बहुत बड़े जिसको बोलते हैं ना कि उनको उनके लिए ये उपलब्ध करा देना कि वो चीजें खरीद सकें, असली इसका उद्देश्य ये रहता है।
मांग और पूर्ति की शक्तियां काफी समय तक स्थायी सामने की अवस्था में रहती हैं। तो मांग और पूर्ति की जो शक्तियां होती हैं वो स्थायी साम्य की अवस्था में रहती हैं कि नहीं, ये बताइए। तो ये असत्य है। मांग और पूर्ति की शक्तियां बहुत समय तक स्थायी, ये सामने नहीं, ये साम्य कर लीजिएगा, मतलब स्थायी साम्य नहीं रहता है। मांग और पूर्ति घटती बढ़ती रहती है और फिर साम्य संतुलन भी घटता बढ़ता रहता है, तो बहुत समय तक नहीं रहती, असत्य है। सामान्य मूल्य दीर्घकालीन मूल्य होता है, ये सत्य स्टेटमेंट है। जनरल प्राइस जो होती है वो बहुत समय तक के लिए होती है, छोटे छोटे प्राइस में, छोटे छोटे समय में तो बाजार मूल्य काम करता है। बाजार मूल्य निर्धारण में मुख्यतः सक्रिय प्रभाव मांग पर पड़ता है, ये बिल्कुल सत्य स्टेटमेंट है, क्योंकि बाजार मूल्य कम समय के लिए होता है और कम समय में मांग ही सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तो बाजार मूल्य या अल्पकालीन समय में मांग का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब यहां पर कुछ जोड़े बनाने के लिए दिया गया है। कीमत तल, अति अल्पकाल, कीमत तल की समस्या, मूल्य निर्धारण में कीमत समय सीमा की समस्या, ये आपके सामने दिया हुआ है। इस और ये कुछ और ऑप्शन दिए हुए हैं। उत्तर मैं आपको सीधे दिखा देता हूं। कीमत तल क्या है? न्यूनतम मजदूरी के लिए आप देख सकते हैं, न्यूनतम मजदूरी में कीमत तल बता दिया जाएगा, कम से कम इतनी मजदूरी मिलनी चाहिए। अति अल्पकाल में पूर्ति को मांग के अनुसार परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। कीमत तल की समस्या आपूर्ति आधिक्य के कारण होती है। अगर पूर्ति बहुत ज्यादा हो जाए और उससे कीमत एकदम नीचे जाने लगे तो आप कीमत तल को डिसाइड करके न्यूनतम कीमत डिसाइड कर देते हैं। मूल्य निर्धारण में मांग और पूर्ति की शक्तियां काम करती हैं, बिल्कुल। मांग और पूर्ति जहां बराबर होंगी वहीं मूल्य निर्धारण होगा। कीमत सीमा की समस्या अधिक मांग के कारण आती है। अगर मांग ज्यादा होने लगे तो कीमत बहुत बढ़ने लगेगी, तो आपको कीमत सीमा तय करनी पड़ती है, ठीक है। दीर्घकाल में मूल्य निर्धारण पूर्ति के द्वारा होता है और अल्पकाल में जो कीमत निर्धारण है उसमें मांग की भूमिका ज्यादा होती है। कीमत सीमा सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे पीडीएस जिसको बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो अब उसमें क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 2 रुपए से अधिक में अनाज नहीं बिकेगा, 2 रुपए में हम गेहूं चावल बेचेंगे, तो वो कीमत सीमा हो गई। अल्पकाल में बाजार की पूर्ति मांग के अनुरूप नहीं हो सकती, बिल्कुल ठीक बात है। अगर बहुत छोटा समय है तो आप पूर्ति को जितनी डिमांड है उतनी चाहे की पूर्ति कर रहे, संभव नहीं है। सामान्य मूल्य बराबर होते हैं किसके? औसत लागत के। एक एवरेज प्राइस होती है, एवरेज कॉस्ट जो चल रही होती है वही सामान्य मूल्य लेकर हम चलते हैं। अब कुछ अति लघु प्रश्न कर लेते हैं, देखते हैं कैसे होते हैं। तो संतुलन कीमत से आप क्या समझते हैं? संतुलन कीमत क्या होती है? जिसको आप बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। संतुलन कीमत वह कीमत होती है जिस पर किसी वस्तु की बाजार मांग उसकी पूर्ति के बराबर होती है। तो बाजार मांग बराबर बाजार पूर्ति, इसको हम क्या बोलते हैं? संतुलित पूर्ति बोलते हैं, या इसको हम क्या बोलते हैं? संतुलित कीमत बोलते हैं। तो जहां पर इसकी मांग इसके पूर्ति के बराबर हो जाए, ये क्या हो जाएगा? ये संतुलन कीमत हो जाएगा, ठीक है, या साम्य कीमत हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए गुड। संतुलन मात्रा किसे कहते हैं? किसी वस्तु की वह मात्रा जो संतुलन मात्रा पर खरीदी जाती बेची गई है, वह संतुलित कीमत पर खरीदी गई, यहां कीमत कर लीजिएगा, ठीक है। तो किसी वस्तु की वह मात्रा जो संतुलन कीमत पर खरीदी तथा बेची गई है वो संतुलित मात्रा कहलाती है। जैसे मान लीजिए यहां पर आपने मांग और पूर्ति दोनों को बराबर किया और ये क्वांटिटी हो गई, तो ये जो कीमत है वो संतुलित कीमत हो गई, और ये जो OQ मात्रा है, तो ये जो OQ है ये संतुलन मात्रा हो गई, संतुलन मात्रा हो गई, ठीक है। आ गई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। जब किसी वस्तु की मांग तथा पूर्ति में समानुपात में वृद्धि होती है तब संतुलन कीमत तथा संतुलन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? ठीक, अब ध्यान रखिए। तो अब क्या कह रहा है? वस्तु की मांग और पूर्ति में बिल्कुल समानुपात वृद्धि हो जाए, यानी जितनी मांग बढ़े और जितनी पूर्ति बढ़े उतनी पूर्ति बढ़ जाए, तो उसकी संतुलित कीमत पर क्या असर पड़ेगा और उसके मात्रा पर क्या असर पड़ेगा? तो मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे ही ऐसा प्रश्न आए आपको दिमाग कम लगाना है, आपको तुरंत ग्राफ बना देना है। तो यहां पर इसने क्या बोला है? ये है चलिए मांग और ये है चलिए पूर्ति, दोनों यहां पर बराबर हो गए, ये कीमत हो गई। अभी कह रहे हैं कि जितनी मांग बढ़ रही है उतना ही गैप आप मांग का बढ़ा लीजिए और उतना ही गैप आप पूर्ति का बढ़ा लीजिए। तो आप देखिए कि कीमत फिर इसी रेखा में आ गई, यानी अगर दोनों में समान वृद्धि हो रही है, समान गैप अगर दोनों का बढ़ रहा है, तो कीमत में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हाँ, ये जरूर है कि पहले ये मात्रा जो सामान्य उत्पादन का मात्रा था वो OQ था, अब ये मात्रा बढ़कर OQ1 आ जाएगा। मांग और पूर्ति अगर दोनों बढ़ जाएंगे तो मात्रा बढ़ जाएगी। तो आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि संतुलन कीमत और उत्पादन दोनों पे क्या असर पड़ेगा। तो वस्तु की मांग तथा पूर्ति में समानुपात वृद्धि होने पर संतुलन कीमत अपरिवर्तित रहेगी, कीमत वही है, प्राइस ऊपर नीचे नहीं हुई। हाँ, संतुलन की मात्रा बढ़ जाएगी, तो क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए,
उपभोग में प्रतिस्थापक वस्तु की कीमत में वृद्धि का संतुलित कीमत दर पर प्रभाव बढ़ाइए। तो उपभोग में प्रतिस्थापक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर संबंधित वस्तु की संतुलित कीमत बढ़ जाएगी। इसका कारण मांग वक्र का दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी चीज है ये। संबंधित वस्तु या स्थानापन्न वस्तु की कीमत बढ़ने वाला लॉजिक है। किसी आगत की कीमत में वृद्धि, यानी जो इनपुट होता है अगर उसकी कीमत बढ़ जाए, मतलब उत्पादन का साधन, तो वृद्धि का उत्पादन बाजार में संतुलन स्थिति में विनिमय की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब ध्यान से समझिए, किसी आगत की कीमत में वृद्धि होने पर पूर्ति वक्र बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब अगर उत्पादन का साधन की कीमत बढ़ जाएगी तो पूर्ति घटेगी, क्योंकि लागत बढ़ेगी। तो पूर्ति घटने से पूर्ति वक्र कहां चली जाएगी, बाईं ओर चली जाएगी। मतलब जैसे मान लीजिए ये मांग है, ये पूर्ति है, अब पूर्ति वक्र बाईं, पहले ही संतुलन यहां था, अब पूर्ति वक्र बाईं ओर रही तो संतुलन यहां गया, कीमत ऊपर चला जाएगा, जिसके कारण उत्पादन बाजार में संतुलन स्थिति में विनिमय की मात्रा कम हो जाएगी। तो पहले मात्रा Q यहां तक थी, अब मात्रा पहले आ जाएगी, OQ1 पे आ जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि जब पूर्ति घटती है तो दाम भी बढ़ता है, मात्रा भी घटती है। अगला सवाल है, यदि पूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो जाए तथा मांग वक्र स्थिर रहे तो संतुलित कीमत और मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सीधा ग्राफ बना लीजिए। भाई ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, पहले मांग और पूर्ति यहां पर थी, ये संतुलित कीमत था। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो जाए और मांग स्थिर रहे, तो ये दाईं ओर शिफ्ट कर लीजिए। तो पहले यहां काटा था, मांग को यहां काट रहा है, तो कीमत क्या हो गई, घट गई। अच्छा, पहले क्वांटिटी ये Q पर थी, अब ये क्वांटिटी यहां Q1 आ गई, यानी कीमत घटेगी और संतुलित मात्रा बढ़ जाएगी। तो पूर्ति वक्र के दाईं ओर शिफ्ट हो जाने तथा मांग वक्र के स्थिर रहने पर संतुलित कीमत कम हो जाएगी और संतुलन मात्रा बढ़ जाएगी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मांग में वृद्धि का संतुलित कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अन्य बातें समान रहने पर मांग में वृद्धि होने से कीमत बढ़ जाती है। ठीक, बहुत सिंपल सी बात है, अगर मांग आपकी बढ़ेगी तो कीमत तो बढ़नी ही बढ़नी है। अगला सवाल है, श्रम के लिए मजदूरी दर का निर्धारण कहां होता है। श्रम यानी कॉस्ट ऑफ लेबर की बात की जा रही है, लेबर की कीमत की बात की जा रही है। तो श्रम के लिए मजदूरी दर का निर्धारण मांग तथा पूर्ति वक्रों के प्रतिक्षेपण बिंदु पर होता है। मान लीजिए ये लेबर की डिमांड है, ये लेबर की सप्लाई है, दोनों जहां पर इक्वल हो जाएंगे वहीं होगा, और वहां पर मांग और पूर्ति संतुलन में आ जाएगा और कॉस्ट ऑफ लेबर यहां पे डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल है कि थोड़ा सा लघु उत्तर, वो अति लघु था, कि पूर्ति में कमी होने या वृद्धि होने का संतुलित कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अन्य बातें समान रहने पर पूर्ति में कमी होने से संतुलित कीमत बढ़ जाएगी, और अगर पूर्ति बढ़ेगी तो संतुलित कीमत घट जाएगी। ग्राफ से आप दिखा दीजिए, पहली कंडीशन ये है मांग, ये है पूर्ति, यहां पर ये संतुलित कीमत है। अब अगर पूर्ति पहले बढ़ा के देखते हैं तो बढ़ने से पूर्ति वक्र दाईं ओर जाती है, तो अगर दाईं ओर जाएगी तो अब ये यहां काट रही है, तो कीमत क्या हो गई, P से P1 हो गई। ठीक, दूसरी सिचुएशन लीजिए, पूर्ति को घटा के देख लीजिए, ये मांग ये पूर्ति, पहले संतुलित कीमत यहां थी, पूर्ति घटेगी तो बाईं ओर जाएगी, तो अब ये मांग को यहां काट रही है, तो कीमत पहले से ऊपर चली गई, है ना। तो पूर्ति बढ़ने से कीमत घटती है, पूर्ति बढ़ने से कीमत बढ़ती है, पूर्ति घटने से कीमत बढ़ जाती है, पूर्ति बढ़ने से कीमत घट जाती है। अगला सवाल है, श्रम के लिए मांग वक्र कैसा होता है और क्यों। श्रम के लिए मांग वक्र नीचे की ओर प्रवणता वाला होता है, ऊंची मजदूरी दर पर कम श्रम की मांग होती है और परिणाम स्वरूप मांग वक्र नीचे वाला। तो जैसे मांग वक्र होता है ना, किसी भी चीज का मांग वक्र क्या होगा, इसी प्रकार होगा, क्योंकि ज्यादा कीमत पर मांग कम होगी, कम कीमत पर ज्यादा होगी, तो नीचे की ओर प्रवणता वाला मांग वक्र होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बाजार में प्रवेश तथा बहिर्गमन की मान्यता से क्या अभिप्राय है। यह पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से संबंधित सवाल रह जाएगा। बाजार में प्रवेश तथा बहिर्गमन की मान्यता से अभिप्राय है कि उत्पादन में बने रहकर संतुलन में कोई भी फर्म न अधिसामान्य लाभ अर्जित करता है और न ही हानि उठाती है। दूसरे शब्दों में संतुलन कीमत फर्मों की न्यूनतम और औसत लागत के बराबर होती है और कोई भी प्रवेश कर सकता है लाभ के लिए और घाटे में बाहर जा सकता है। निम्नतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं, जो कम से कम प्राइस डिसाइड होता है। सरकार द्वारा किसी वस्तु अथवा सेवा के लिए निर्धारित न्यूनतम सीमा को न्यूनतम निर्धारित कीमत कहते हैं। किसी वस्तु और सेवा के लिए जो कम से कम दाम तय किया जाता है वो न्यूनतम निर्धारित कीमत होती है। जैसे कृषि समर्थन, कीमत कार्यक्रम, न्यूनतम मजदूरी, जैसे मिनिमम वेजेस लेक, है ना। जैसे इसमें दो उदाहरण आप अगर देना चाहें तो एक कृषि समर्थन के लिए होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जिसको बोलते हैं, और एक मैंने आपको बताया था मिनिमम वेजेस, ठीक है, यानी न्यूनतम मजदूरी दर, न्यूनतम वेजेस रेट। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये न्यूनतम कीमत निर्धारण होता है और इसको क्या बोलते हैं, कीमत तल या कीमत फर्श भी बोलते हैं।
कीमत फर्स्ट, ठीक है। चलिए अगला सवाल है समर्थन कीमत से क्या अभिप्राय है। समर्थन कीमत सरकार, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में सपोर्ट प्राइस। सपोर्ट प्राइस ये मुख्य रूप से कल्याण के लिए होता है कि किसी को इतना कम कीमत ना मिले कि उसे बहुत घाटा हो जाए। समर्थन कीमत सरकार द्वारा उत्पादन की खरीद के लिए किसानों को प्रदान की जाने वाली सुनिश्चित न्यूनतम कीमत होती है और यह संतुलित कीमत से ऊपर रहती है। तो जो कोई भी उत्पादन कर रहा है उसको अगर ये दिखाई देगा कि जो संतुलित कीमत है वो बहुत कम है, जो यानी जो मांग और पूर्ति की वजह से कीमत बनी है वो बहुत कम है, उससे तो बहुत घाटा होगा, तो उससे थोड़ा ऊपर एक सरकार कीमत तय कर देती है कि इससे नीचे पे नहीं बेचना है। यह कीमत किसानों को उनकी आय को विनियमित करने के लिए प्रदान की जाती है कि उनको कम से कम इतनी आय मिलती रहे। अगला सवाल है प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होती है। ये आपने इंडिफरेंस कर्व वाले में भी पढ़ा था। x और y के लिए सीमांत प्रतिस्थापन वस्तु y की वह मात्रा है जिसका x की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए त्याग किया जाता है। थोड़ा सा पीछे से क्वेश्चन मैंने डाल दिया इसमें ताकि एक एक क्वेश्चन कुछ आप रिवाइज भी करते चलें कि आपने x के लिए y कितना छोड़ा, ये इसका प्रतिस्थापन हो जाएगा। अब एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में संतुलन कब स्थापित होगा। साम्य कीमत तो आप पढ़ ही रहे हैं। तो एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में संतुलन को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां बाजार में सभी उपभोक्ताओं तथा फर्मों की योजनाएं सुमेलित हो जाती हैं और बाजार रिक्त हो जाता है, और कुल मिला के MR/MC के बराबर वाला कंसेप्ट तो आपने देखा ही है। संतुलन की स्थिति में जिस कुल मात्रा का विक्रय करने के लिए सभी फर्म इच्छुक हैं उस मात्रा के बराबर होता है जिसे बाजार में सभी उपभोक्ता खरीदने के इच्छुक हैं। जितना वो बेचना चाह रहे हैं उतना वो खरीदना चाह रहे हैं, मांग और पूर्ति यहां पर बिल्कुल बराबर हो जाएगी। दूसरे शब्दों में बाजार पूर्ति बाजार मांग के बराबर, ठीक है, और ये संतुलन हो जाएगा, ठीक है, साम्य कीमत भी बन जाएगी। अगला सवाल है उच्चतम निर्धारित कीमत से आप क्या समझते हैं, जिसको मैक्सिमम फिक्स डिटरमाइंड प्राइस कहेंगे। इससे इसका मतलब प्राइस सीलिंग भी होता है, यानी इससे ऊपर में आप नहीं बेच सकते। इसको कीमत छत कहते हैं और ये उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर किया जाता है कि कोई चीज एकदम महंगी ना हो जाए। तो किसी वस्तु अथवा सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित कीमत की ऊपरी सीमा को उच्चतम निर्धारित सीमा कहते हैं। प्रायः आवश्यक वस्तु जैसे गेहूं, चावल, मिट्टी का तेल, चीनी आदि के लिए ऐसी कीमत तय की जाती है। कभी कभी ये खाने पीने की चीजें, जिसको अंग्रेजी में आप फूड इन्फ्लेशन कहते हैं ना, तो खाने पीने की चीजें इतनी महंगी होने लगती है कि सरकार उस पर एक लिमिट लगाती है। यह कीमत बाजार निर्धारित कीमत से कम होती है। ये देखिए एक चीज आप ध्यान रखिएगा, दो चीजें हैं, एक कीमत तल है, एक कीमत छत है। कीमत तल में क्या होता है कि जो बाजार वाला कीमत है, बाजार वाला कीमत निर्धारित कीमत मतलब मांग पूर्ति वाला, हमेशा जो कीमत तल होगा वो उससे ऊपर होगा कि नहीं, बाजार जो मांग पूर्ति के द्वारा डिसाइड किया गया है उससे थोड़ा हमको ऊपर कीमत रखना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा घाटा ना हो। लेकिन जो कीमत छत होता है उसमें क्या होता है, उसमें हमेशा क्या किया जाता है कि जो बाजार कीमत होती है उससे थोड़ा उसको नीचे रखा जाता है। तो यह कीमत बाजार निर्धारित कीमत से कम होती है क्योंकि बाजार निर्धारित कीमत पर इन सभी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए जनसंख्या का कुछ भाग असमर्थ होता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बहुत चीजें खरीदने में असमर्थ होते हैं, वो इतनी आसानी से चीजों को खरीद नहीं सकते। तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगा। चलिए, तो ये वो सारे सवाल थे जो मुझे आपसे डिस्कस करने थे। इसमें कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स का जो प्लेटफॉर्म है उसकी वेबसाइट, एप्लीकेशन या यूट्यूब से ये सारे कोर्सेज ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बुक्स और ई बुक्स की भी लिंक मिल जाएगी, और जो हमारा सोशल मीडिया हैंडल है ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उसको जरूर फॉलो करिएगा ताकि सारे नए अपडेट्स मिल जाए। इसके अलावा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।